गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम जतिन लाल है। मैं एडीसी मंडी हूँ और आईएएस 2016 बैच। तो मैं आते हुए ऐसे ही ना कुछ पढ़ रहा था तो एक बहुत अच्छी एक कोटेशन मैंने पढ़ी। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो बस फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। अगर इस बात को आप समझो तो पता चलता है कि जब तक दिल से अंदर से आप मोटिवेटेड नहीं हो किस काम को करने से, किसी भी तरह की बाहर की मोटिवेशन आपको उस काम को अचीव करने में हेल्प नहीं करेगी। आज जो ये सेशन है समर्थन का, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि हमारे जो ये मंडी ज़िला में जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस में जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सबको मैं उन सब चीज़ों से अवगत करा सकूं जो आपको इस यूपीएससी या जो आपके एचपीएससी का एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने में आप सबकी मदद करें। ये कोई मतलब मैं कोई सब्जेक्ट वाइज कोई कोचिंग नहीं दे रहा हूँ। दिस इज़ जस्ट मेरा एक पैशन है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं जिस स्टेट में काम कर रहा हूँ वहाँ के बच्चे, वहाँ के एस्पिरेंट जो नेशनल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्ज़ाम को क्लियर करें, इस सर्विसेज में आएँ और इस स्टेट को आगे लेकर जाएं। आज आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। यूपीएससी के बारे में मैं आपको जो जो चीज़ें मैंने सीखी, जो जो मिस्टेक्स मैंने करी, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपको इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। कैसे प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हैं डे टू डे, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको काफ़ी डेडिकेशन चाहिए, आपको टाइम चाहिए और आपको हर चीज़ से खुद को दूर करना पड़ेगा जो भी चीज़ आपको प्रिपरेशन में रोकती है, तंग करती है या परेशान करती है। अब यूपीएससी एग्ज़ाम की जब हम बात करते हैं तो चलो मैं सबसे पहले मैं एग्ज़ाम से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। आज काफ़ी नए लोग हैं। इससे पहले जो लोग ये सेशन अटेंड कर चुके हैं एक बार हाथ उठाएं, कितने लोग हैं जो पहले इसमें आ चुके हैं। तो आप सब लोग से तो मैंने काफ़ी शेयर किया होगा अपनी स्टोरी के बारे में। कुछ मिथ्स हैं, लोगों को ना कुछ डाउट्स होते हैं कि प्लीज़, कुछ लोगों को डाउट होता है कि ये यूपीएससी ना सिर्फ वो लोग क्लियर करते हैं जो शुरू से टॉपर होते हैं या बहुत हाई फाई स्कूल से, हाई फाई कॉलेजेस से और जो मतलब IITians, IIMs, एम्स, वहाँ से CA, बस ये लोग एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो मैं कुछ आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम दिल्ली। माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन, माय मदर इज़ अ होम मेकर। तो मतलब वी आर नॉट दैट रिच और बहुत कोई ऐसा बिजनेस नहीं था कि मतलब मैं उसको आगे ले जाकर कुछ बहुत अच्छा करता हूँ। शुरू से मतलब एक ही मेरी अप्रोच थी कि जो भी करूँ मैं खुद से करूँ, अपने दम से करूँ, चाहे जो मिल जाए, जितना भी मैं कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, स्कूल टाइम से स्कूल में मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। बहुत एवरेज मतलब एवरेज स्कूल था मेरा, कोई बहुत हाई फाई कोई मतलब DPS एंड ऑल से नहीं था मैं। तो बहुत ही एवरेज स्कूल था और उसका एक एवरेज स्टूडेंट था मैं। कभी टॉप नहीं किया क्लास में। जब आप लोग स्कूल में जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि बैक बेंच पे कुछ लोग बैठते थे, तो आई वॉज वन ऑफ देम। मतलब शरारतें करते रहना, पढ़ाई पे ध्यान ना होना, टेस्ट के दिन गायब हो जाना। दरवाज़ा बंद कर दीजिए आके ना, प्लीज। तो मतलब आई वॉज अ टिपिकल एवरेज स्टूडेंट, नॉट इवन अबव एवरेज, एन एवरेज स्टूडेंट। मतलब मेरे लिए 70% वॉज अ वेरी बिग थिंग कि भाई यार 70 आगे बस हम तो अपना तो काम हो गया। हालांकि पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि यार बेटा टॉप करे, कुछ करे, बट इतना आई वॉज नॉट मच इन टू स्टडीज़। तो को करिकुलर में आई वॉज ओके, स्पोर्ट्स वगैरह ये सब आई वॉज ओके विद दैट। तो किसी तरह घसीटते हुए 10th पास करी तो फादर साहब ने बोला कि बेटा इंजीनियरिंग करो, बहुत स्कोप है। तो मैंने कहा अच्छा, तो नॉन मेडिकल ले लो। मैंने ले ली। नॉन मेडिकल गया, समझ नहीं आ रहा है क्या पढूं, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब मतलब
ऊपर से जा रही है बहुत, मतलब आई वॉज अ वेरी स्लो लर्नर। मुझे चीज़ें ना बहुत स्लोली समझ में आती हैं। कुछ पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है। और मैं कुछ पढ़ता हूँ तो 2-3 घंटे बाद अगले दिन एकदम डब्बा गोल, कुछ याद ही नहीं। तो अगले दिन फिर रिवाइज करना पड़ता है, अच्छा ये कल ये पढ़ा था मैंने, वो फिर परसों फिर पढ़ना पड़ता है, याद ही नहीं रहता है। तो काफ़ी एफर्ट्स करके मैंने 11वीं 12वीं करी। बीटेक के लिए मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। कोई IIT, DC, AI ट्रिपल मेरी 3 लाख रैंक। IIT वगैरह तो मतलब मैं बोल के भी मुझे शर्म आ रही है कि मैं किस उस पे था। तो किसी तरह एक कॉलेज मिला एडमिशन, दिल्ली में एक कॉलेज था इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, उसमें किसी तरह मैंने एडमिशन ले लिया। उसमें भी मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा डोनेशन वगैरह ये सब करके एडमिशन मिला मुझे। मतलब आई वॉज दैट बैड इन माई स्टडीज, एकेडमिक्स में आई वॉज नॉट गुड। कॉलेज गया, कॉलेज में भी वही सब बैक बेंचर एटीट्यूड, घूमना फिरना ये सब, मतलब पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं। बट कॉलेज में आते आते और ये सब के दौरान मुझे एक चीज़ ये थी कि कुछ भी करूँगा खुद से करूँगा, मैं अपने फादर साहब से या फैमिली से कोई हेल्प या पैसे नहीं लूँगा। ये चीज़ मेरी फिक्स थी कि यही करना है, चाहे कहीं मर्जी काम करूँ। कॉलेज में 1-2 जगह मेरी प्लेसमेंट हुई, इन्फोसिस वगैरह में, डेल में हुई, मतलब किसी तरह, मुझे भी नहीं पता कैसे हुई, बट हुई प्लेसमेंट, बट उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई। मजबूरन मुझे एक कॉल सेंटर में काम करना पड़ा। तो 6 महीने मैंने कॉल सेंटर में काम किया। माई फर्स्ट सैलरी वॉज जस्ट 8,000 रुपीज़। तो मैंने ज्वाइन किया, 6 महीने काम किया। एक PSU में एक पेपर आया था, काफ़ी मैंने तब भी अटेम्प्ट कर रहा था कि यार कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ हो, स्टेबिलिटी आ जाए, कुछ करते हैं, बट एग्ज़ाम क्लियर ना हो रहे थे। एक PSU का एग्ज़ाम आया, मुझे पता नहीं कैसे किस तरह पता चला, दैट वाज नॉट वेरी फेमस एग्ज़ाम, मतलब बहुत गेट वगैरह टाइप्स नहीं था, एक PSU का अपना ही लोकल एग्ज़ाम था। गलती से वो क्लियर हो गया। इस टाइम तक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये UPSC, IAS, IPS, बिल्कुल इग्नोरेंट, ज़ीरो। मतलब मुझे तो मतलब अपने ना एरिया का SHO वगैरह भी नहीं पता था कौन है क्या है, बिल्कुल इग्नोरेंट, ज़ीरो नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है। मतलब ऐसे उसमें फिर यही PSC वगैरह ही एक जॉब थी जो करने को मैंने कहा ठीक है यार कर लो, किसी तरह कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। हो गया, ज्वाइन किया। अब मेरे रिलेटिव्स थोड़े से, मतलब देयर इज़ ऑलवेज आपको ना लोग ऊपर ले जाने वाले बहुत कम होते हैं, पर नीचे लाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। और मेरे रिलेटिव्स ना, जब जैसे मैं कॉल सेंटर वगैरह में था तो दे यूज्ड टू से माय फादर, मेरे फादर का बसेस का काम था, कहते इसको तो ड्राइवर बना दे, इसके बस का और कुछ नहीं है, क्या कॉल सेंटर ये वो जा रहा है, ड्राइवर बना दे, कुछ करेगा, काम करेगा। हालांकि ड्राइवर बनना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट इट वाज जस्ट इट वाज जस्ट टू ब्रेक माय, एक जो मेरा ना कॉन्फिडेंस है उसको ख़त्म करने की चीज़ थी। एंड नॉर्मली देयर आर वेरी लेस पीपल जो आपको मोटिवेट करते हैं। नीचे लाने वाले 1000 लोग हैं, आप लोग काफ़ी लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज़ को। घर पे आएंगे, अरे पड़ोसी का बेटा तो ये बन गया, पड़ोसी की लड़की तो ये बन गई, बस आपको किसी तरह नीचे लाने के लिए और आपको ये शो करने के लिए कि आप किसी लायक नहीं हो। तो वो बात ना मेरे दिमाग में बड़ा घर कर गई थी। मैंने कहा ऐसे कैसे बोल दिया यार, मतलब इतना तो मैं नहीं हूँ निकम्मा। PSU किया, एंटर हो गया मैं, वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मतलब फिर मुझे लगा यार क्या है, मतलब टेबल पे बैठा हूँ और काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मतलब समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, पैसा वैसा इज ओके। मतलब आप कहते हो ना कि आपको कोई चीज़ मोटिवेट करे कुछ करने के लिए, तो मैंने देखा कि ये मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं इस जॉब से कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। गवर्नमेंट जॉब थी, परमानेंट जॉब थी, रेगुलर सैलरी आनी है, स्टेबल है, मेरे घर पे ही है, फिर भी मेरा दिल नहीं लग रहा। तो वहाँ पे मैंने ऐसी एक प्रिपेयर कर रहा था, एक ना मेरे साथ गई, तो मैंने कहा क्या कर रहे हो, UPSC। अब UPSC मैंने पहले कब सुना था, जो मेरी वाइफ है ना, शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन UPSC वे बैक इन कॉलेज। तो जब वो ना फॉर्म लेने के लिए, लास्ट ईयर था, फॉर्म लेने गई, तो मैंने उसको पूछा यार ये क्या है, कहती यार ये एक एग्जाम होता है। मैं कौन सा एग्जाम है ये, कहती IAS IPS का होता है। वो तब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, फिर मैंने इग्नोर मार दिया। वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी, मतलब वो हर क्लास में टॉप आना, हर चीज़ में टॉप करना, वो शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो वो भर रही थी। बट उसको एक अपनी जॉब अपनी फील्ड में मिल गई एज अ लेक्चरर, तो उसने ज्वाइन कर ली, उसने आगे पढ़ाई नहीं करी। मुझे उस टाइम पता था, बट मुझे ये पता था कि मैं क्लियर नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर मैं जब ऑफिस में था PSU में, तब मुझे पता चला कि एक मेरा कोलीग है, ही इज प्रिपेयरिंग।
तो मैं उससे पूछा, मैंने क्या कर रहे हो यार? अच्छा ये कर रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा ये कैसे कैसे है, क्या होता है ये वो? तो उसका भी क्या जवाब आया मुझे, यार रहने दो, तेरे बस का नहीं है। मैंने कहा कमाल है यार, मतलब हर किसी को लगता है ना मैं गधा हूँ क्या? हर कोई कहता है तेरे बस का नहीं है तो कुछ कर नहीं सकता है। वो मेरे को फिर वही बात चुप गई और मेरे वो रिश्तेदार की बात याद आ गई कि यार मतलब सबने मुझे ऐसा समझ रखा है, मैंने ऐसा कर क्या दिया कि यार मैं कर नहीं सकता हूँ। फिर मुझे सनक चढ़ गई, एक जो होता है ना पैशन, एक जुनून होता है कि यार कुछ भी हो जाए इसको मैं अटेम्प्ट तो दे के रहूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे पास हो फेल हो जो मर्जी हो। ऑफिस भी आऊंगा, साथ में पूरा टाइम इसको दूंगा और शुरू करूंगा। अब मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई कुछ बताने वाला नहीं। मैंने गूगल वगैरह करके सर्च करके कैसे होता है क्या होता है, एक आसपास के ना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया मैंने वीकेंड क्लास के लिए। उसको ज्वाइन किया और एक जीएस का कोई एक श्री राम इंस्टीट्यूट था, वहाँ उसकी 6:30 बजे शाम की क्लास होती थी। तो ऑफिस से फ्री होते ही सीधा मैं क्लास में जाता था, जस्ट टू नो कि क्या होता है। तो कोचिंग वगैरह में गया तो मैंने देखा यार क्या क्या इसका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कैसे हैं, क्या इसका पैटर्न है, क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं गया वहाँ पे, धीरे धीरे चीज़ समझ में आई कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है। हैबिट डाली, न्यूज़पेपर्स की हैबिट डाली, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। मेट्रो में जाता था न्यूज़पेपर पढ़ता था, ऑफिस जाता था लंच में पढ़ता था। जब ऑफिस में कोई बॉस नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा, फिर बुक्स उठा के पढ़ता था। अब लोग तो आपको पता है क्रैब्स हैं, बॉस को चुगली करते, सर ये तो पढ़ता रहता है पूरे दिन, काम नहीं करता ये। मैंने कहा यार मतलब तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहा हूँ मैं, चुपचाप आ रहा हूँ, काम पढ़ाई कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? बट नहीं, लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो धीरे धीरे मतलब लंच टाइम में बाहर जाना, कुछ करना, छुट्टी लेना, वीकेंड पे पढ़ना, तो वो स्ट्रगल शुरू हो गई। मतलब ना ऑफिस मुझे काम करवाने के लिए फोर्स कर रहा है और मैं खुद को पढ़ाई करने के लिए फोर्स कर रहा हूँ। तो वो एक टसल शुरू हो गई धीरे धीरे। फिर मैंने ना पहला अटेम्प्ट दे दिया ऑफिस के साथ ही बिना ज़्यादा पढ़े, और ट्रेमेंडस फेलियर। मतलब मेरे प्री में अगर कुल मार्क्स भी मिलाओ 40 नंबर 50 नंबर, मतलब मैं 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया ढंग से ना। तो फिर मुझे लगा नहीं यार ये एग्जाम कोई खेल नहीं है, मतलब तुझे लगे कि भाई ऐसे ऐसे कर लेगा तू तो मतलब अपनी औकात में आ जा, ऐसे नहीं होता है, टाइम चाहिए। इस एग्जाम का एक लेवल है, उस लेवल की रिस्पेक्ट करो, उसको जो ड्यू रिस्पेक्ट दोगे तभी तुम उसको क्लियर कर पाओगे। फिर धीरे धीरे मैंने ऑफिस से लंबी छुट्टियां लेना शुरू कर दिया और पढ़ाई शुरू कर दी। अब पढ़ाई शुरू करना भी इजी नहीं है, मेरा ऑफिस के साथ बॉन्ड था और काफ़ी कुछ थे इश्यूज। बट मैंने क्या किया, मैंने ऑफिस में छुट्टी डाली, लाइब्रेरी ज्वाइन करी, लाइब्रेरी में जाके बैठना और पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब ऑफिस वाले पीछे पड़े हैं ज्वाइन करो, घर में प्रॉब्लम, मेरे फादर साहब का एक्सीडेंट हुआ था, मेरी मदर की प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। मतलब मैं अपनी वाइफ से, यू वोंट बिलीव, मैंने अपना सारा सेविंग्स कोचिंग और इस सब में इस तरह वेस्ट कर दिया कि आई यूज टू टेक 100 रुपीज फ्रॉम हर एज पॉकेट मनी कि यार आज मेरे को लाइब्रेरी के बाहर ना चाय पीनी है और कुछ खाना है तो मुझे पैसे दे दो। दिस वॉज दी थिंग्स आई वेंट थ्रू ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी स्पेशल चीज है, इट चेंजेस यू। आपका ना पूरा परसेप्शन ही बदल देती है लाइफ को लेके ना, चीज़ों को लेके आपकी जो सोच है ना, आपका होराइजन इतना बढ़ जाता है कि आपको कई चीज़ें जो आप बहुत लाइटली लेते थे और आपको मतलब आप सोचते थे कि क्या है क्यों है, आपको पता चलता है कि समाज क्या है, सोसाइटी क्या है, हम कैसे बने, क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इज दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ एज एन ऑफिसर। यार सबकी लाइफ में ना एक आपको एक मोटिवेशन चाहिए, आपको एक पैशन, एक जुनून ना, आपका एक माइंडसेट आपको चाहिए। बट इन दी एंड ना ये सब एक वो नहीं है कि एक फल आपको चाहिए, आपको मिल जाएगा, पैसे कमाने हैं या ये करना है, और आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके माइंड में चल रहा है यार मुझे तो ना लंबी गाड़ी में घूमने को मिलेगा, बंगला मिल जाएगा, यूनिफॉर्म मिल जाएगी, आईपीएस बन गए तो, आईएफएस बन गए तो फॉरेन में बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। ये सब सोचोगे ना तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते अगर आप यही सब सोचते रहोगे तो। अगर पढ़ना है, प्रॉपरली पढ़ना है ना, तो सिर्फ सोचो कि यार मुझे ना इस एग्जाम को एज अ चैलेंज क्लियर करना है, और जो मेरा इंटेंशन है ना वो ये है कि जो सोसाइटी में मैं देखता हूँ कि डेली क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्राइम को लेके और डेवलपमेंट को लेके, जो भी चीज़ें जिस पर हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं
कि यार ये तो पुलिस निकम्मी है, यार ये तो ये खराब है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती, यहाँ तो ये प्रॉब्लम है। बोलते रहते हैं, करता कौन है? आप आओ करो, कौन रोक रहा है? पर आप में क्या वो, डू यू हैव इट इन यू? क्या आप उस सीट पे बैठ के कुछ चेंज कर सकते हो? पूछो खुद से। अब हिमाचल में क्या प्रॉब्लम हो रही है? यूथ के पास डायरेक्शन नहीं हो रही, ड्रग्स वगैरह क्यों बढ़ रहा है? आप लाइफ में ना आपको हमेशा दो पाथ मिल जाते हैं। एक ना इजी होता है बहुत, शुरू शुरू में ना बहुत इजी है, चिट्टा लिया एकदम मजे से बैठे हैं, कॉलेज चल रहा है, स्कूल गया, कॉलेज गया, लाइफ खराब हो गई, 25-30 साल के हो गए, अब सोच रहे हैं यार क्या कर दिया ये, पेरेंट्स रोज परेशान हो रहे हैं। आपने शुरू में तो एंजॉय कर लिया, बट जब 30 साल क्रॉस हो जाएगा आप कहीं पे नहीं होगे। इमेजिन सोसाइटी आपको किस उस पे देखेगी, कहाँ पे हो गए आप? फिर बहाने काम नहीं आएंगे, कोई भी बहाना बोल दो, यार ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसे हो गया था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ये थी, कोई बहाना काम नहीं आएगा। अल्टीमेटली आएगा कि आपने किया क्या, आपने क्या किया, दैट इज द प्रॉब्लम। और वहीं पे ही सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि शुरू में आपने कैसे किया, आपने अपनी लाइफ को डायरेक्शन क्या दी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ये एग्जाम में आपको पढ़ना है, आपको दिन का बहुत बड़ा हिस्सा, मिनिमम 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स यू हैव टू गिव फॉर दिस एग्जाम। यू हैव टू डेडिकेट। अगर नहीं है डेडिकेशन, बट उस स्टेज पे आने के लिए ना आपको शुरू करना पड़ेगा। पहला स्टेप सबसे मुश्किल है, फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट। पहले दिन बुक को उठाना, पहले दिन न्यूज़पेपर को खोलना, उसको पढ़ना, उसको दिमाग में बिठाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट। जब ये स्टेप आप पार कर जाते हो ना, तो धीरे धीरे रास्ता बनता जाता है। पर आपके दिल में होना चाहिए कि यार मुझे करना है, ये नहीं कि देख लेंगे कर लेंगे। अगर आप अभी से डाइसी हो तो फिर एग्जाम नहीं हो सकता, एग्जाम नहीं हो पाएगा। हाँ, आप अपने माइंड में रखो कि जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आप क्या क्या कर सकते हो। आप एसडीएम बन के अपने सब डिवीजन में हो, एडीसी हो, डीसी हो, क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हो। फिर आप डायरेक्टर बनोगे, सेक्रेटरी बनोगे, चीफ सेक्रेटरी बनोगे, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्व करोगे, ईडी, सीबीआई सब डिपार्टमेंट्स में सर्व करोगे। यू नेम इट, ऑल द डिपार्टमेंट्स आर दे आर हेडेड बाय अ सिविल सर्वेंट ओनली, जो इस एग्जाम से क्लियर होता है। इवन इंडिया के बाहर जाओगे, WHO, WTO, ADB, वर्ल्ड बैंक, सब आप लोग हेड करोगे। पर क्या आप उतना एफर्ट दे रहे हो? खुद से पूछो, दे रहे हो? नहीं दे रहे तो कैसे दोगे? स्टार्ट करो, शुरू करो, अपनी एक हैबिट डालो। एक जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा, पेशेंस नहीं आएगी, परसिवियरेंस नहीं आएगी, आप नहीं कर सकते। आप देखना, जब आप किसी ने आर्चरी करी होगी ना, आर्चरी में आप धनुष चलाते हो तो जितना दूर भेजना होता है उसके लिए पहले आपको उतना पीछे लाना पड़ता है। जितना पीछे आप लाते हो उतना ही आगे वो जाता है। कैसे जाता है वो? पीछे लाने का मतलब है ऑल दी एफर्ट जो आप अपनी प्रिपरेशन में डालते हो, वो उसको पीछे लाने में ही एफर्ट है। वो जितना आप पीछे आओगे उतना ही दूर आप जाओगे, तो उतना एफर्ट आपको देना पड़ेगा। अब इस एग्जाम में जो मैंने अपनी आपको स्टोरी पता क्यों बताई, इस स्टोरी का पर्पस क्या था? मैं सिंपल एक बात बोलता हूं, जो भी एस्पिरेंट मुझसे मिलता ना, दैट एनीबडी कैन बी एन IAS। एनीबडी, इफ आई कैन बी एन IAS, एनीबडी कैन बी एन IAS। क्योंकि मैं खुद को जानता हूं यार, मैं अगर मेरे जैसा क्लियर कर सकता ना, जिसने कभी कुछ लाइफ में किया ही नहीं, तो कोई भी कर सकता है यार, कोई भी कर सकता है। बस वो सही टाइम पे सही जगह, अगर आपने आपका माइंडसेट आपने चेंज किया और अपने आप से पूछा कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, टू मेक माई सेल्फ प्राउड, टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, टू डू समथिंग दैट विल एक्चुअली बी डू गुड टू दी सोसाइटी। अपने लिए नहीं, मतलब पैसे के लिए सोचोगे, यूनिफॉर्म और इस सब के लिए पढ़ोगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन लूज हो जाती है। मतलब ऐसा करने के लिए कि आपकी एक छाप छूटे, आप ऐसा कुछ करो कि हाँ सोसाइटी आपको जाने कि हाँ इस बंदे ने कुछ किया है। पॉलिटिक्स में जाओ, किसी भी एग्जाम को क्लियर करो, ऐसा नहीं हर जॉब, एवरी जॉब इज इक्वल। चाहे जो नीचे स्वीपर है वो भी काम कर रहा है तो वो अपने काम में बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर है, किसी से नीचे नहीं है वो। पर आपने देखना है कि आप अपने आप को किस लेवल तक ले जा सकते हो। कोशिश तो यही रहनी चाहिए ना कि हाँ मेरा लेवल क्या है, मैं किस लेवल पे जाऊं।
तो अब मैं अब यूपीएससी के एग्जाम के बारे में इसलिए बोलता हूँ या सिविल सर्विस के बारे में क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है. बाकी एग्जाम्स आई एम नॉट मच अवेयर, बट स्टिल यस आई कैन हेल्प आउट अगर कुछ वो होता है. तो अब हम बात करें अगर यूपीएससी की. यूपीएससी एग्जाम का सिंपल 3 स्टेजेस हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू. आप लोगों में से कितने इस बार प्री देने के लिए प्लान कर रहे हैं? प्री दे रहा है कोई? एक आप दे रहे हो, आप भी दे रहे हो, और कोई है? तो यार प्री, अब आई डोंट नो आप लोगों में से कितना, मतलब हर कोई यूपीएससी प्रिपेयर करने के लिए बैठा है ना यहाँ. ऐसा तो नहीं कि किसी को जबरदस्ती बिठाया हुआ है. आप लोग चाहते हो ना. और कोई एग्जाम है जिसके लिए कोई बैठा हो? सीडीएस और एसआई और तो तहसीलदार तो यार मतलब धीरे धीरे फिर एचएएस भी दे देना है यार. मतलब फर्क क्या है? मतलब एम फॉर द स्टार्स देन एटलीस्ट यू विल रीच द रूफ टॉप ना. ये कहावत सुनी है ना. मतलब आप जितना ऊंचा पहले सोचोगे तब जाके तो आप किसी लेवल पे पहुंचोगे. तो अपना लेवल ऊपर ही रखो यार. खुद को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो. मैंने बताया कि मैं इतना एवरेज होके अगर मेरे जैसा क्लियर कर सकता है तो आप लोगों में क्या कमी है? सोचो कमी क्या है. मेरे साथ बहुत है, मेरे बैचमेट्स है ना, मतलब 40-50, मतलब यार 60 तो आईआईटी के हैं, 20 आईआईएम्स के हैं. एम्स की टॉपर मेरी बैचमेट है. सीएस मतलब 20 सीए सारे, मतलब ऐसे ऐसे ना. मतलब मैं लाइब्रेरी में जाता था ना, मुझे शर्म आती थी लोगों को देख के. सारे आईआईटीएन, आईआईएम और ये. मैंने कहा यार कहाँ फंस गया, मतलब यार क्या ये लोग काम है. मतलब मुझे ऐसा फीलिंग आती थी, मतलब सुबह जाते हुए भी ना, कि मैं करूंगा क्या करूंगा, खुद को कहीं मैं अपनी ना इंसल्ट ना करा लूं अपनी नजरों में. बट फिर लगता है ना कि नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, एफर्ट तो देते हैं, ट्राई करते हैं, समझ आ रहा है, धीरे धीरे समझ आ रहा है, याद हो रहा है, चीजें याद रह रही हैं, करते हैं, कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे वो एक मोमेंटम बनता है. आप लोग अभी स्टेज पे हो कि अगर अभी आपने चूज कर लिया अपने लाइफ में ना एक पाथ, तो यू नो यू कैन डू वंडर्स. कहीं भी जा सकते हो आप लोग. तो आपके ऊपर है कि आप किस लेवल तक जाना चाहते हो, आपका एम क्या है. तो अब जब बात करते हैं हम प्रिलिमिनरी एग्जाम की, अब यूपीएससी का सिंपल क्या है ना, उनको ऐसे बनने चाहिए जिनकी ना कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत, यू नो एज एन ऑफिसर. वो आप सोच के देखो, आप ऑफिसर बन रहे हो, आप क्या आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है. एडमिनिस्ट्रेटिवली यू आर, यू नो, अवेयर ऑफ थिंग्स. मतलब आपका वो स्पेशलिस्ट नहीं चाहते कि यार आप पीएचडी हो किसी चीज में, या आप मतलब एक ना एक्सपर्ट हो, मतलब आप ना क्वांटम फिजिक्स के एक्सपर्ट हो. एडमिनिस्ट्रेशन को उससे फर्क नहीं पड़ता है. हालांकि पीएचडीज भी आते हैं इसमें, ऐसा नहीं है. बट यूपीएससी ये नहीं मांगती कि आप क्वांटम फिजिक्स वाले हो तो ही मैं आपको सिलेक्शन दूं. नो, वो चाहती है आप एक जनरलिस्ट हो, कोई भी आपको बेवकूफ ना बना सके, आपको फील्ड पे चीजें समझ आए कि काम कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे होती है, आप एडमिनिस्टर कैसे करते हो. उसी चीज को वो इस एग्जाम में 3 तरीके से जज करती है. प्रीलिमिनरी का जो यूपीएससी का प्रीलिम एग्जाम है, उसमें जो मेन आपका सिलेबस होता है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपकी एनवायरनमेंट और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, दीज आर द मेन सब्जेक्ट. अब क्या है ये सब? है तो बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स. और वो भी पता क्या है, मतलब टॉपिक इज 12th क्लास तक का सिलेबस होता है, कोई हाईफाई नहीं है. मतलब आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाला सिलेबस नहीं पूछते वो ना आपसे, मतलब हाई लेवल की अकाउंटेंसी या ये सब पूछते हैं. नो, बेसिक्स. बट क्या आपकी बेसिक्स इतनी मजबूत है? यूपीएससी चाहती है जब आपका वो एग्जाम ले कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो आपके लाइफ की जो बिल्डिंग है ना, उसकी नींव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. योर फंडामेंटल शुड बी वेरी स्ट्रांग. आप बाकी चीज तो आप सीख जाते हो. योर फंडामेंटल शुड बी सच कि कुछ भी आपको वो समझाए, जो भी आप ट्रेनिंग करो, चाहे फील्ड पे एक्सपीरियंस लो, आपको हर चीज समझ में आए. वो समझ में कैसे आएगी? आपके बेसिक्स क्लियर हो. बेसिक्स शुड बी लाइक बैक ऑफ योर हैंड, बिल्कुल पता है, टिप्स पे है. इकोनॉमी का बेसिक्स मुझे सब पता हो, पॉलिटी का बेसिक्स मुझे सब पता हो. और बहुत बेसिक बुक्स हैं. जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं, वो पूछते हैं यार एनसीईआरटीज और जो न्यूज़पेपर है ना, ये एक स्टार्टिंग वो है इस जर्नी की ना, जिससे आपको पता चलता है कि एक एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है. तो सबसे पहले अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, इस एग्जाम में जाना चाहते हो, यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ो, देखो उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो पूछना चाह रहा है आपसे. पुराने टेस्ट पेपर्स उठाओ,
प्रीलिम्स के, मेंस के, देखो वो क्या पूछ रहा है। जो आपको पता चल जाएगा ना कि यूपीएससी किस लेवल तक पूछता है, क्या पूछता है, आपको पता चल जाएगा कि बहुत एक्सपर्ट कुछ नहीं चाहिए। मतलब आपसे वो एक्सपर्टीज मांग ही नहीं रहा है, स्पेशलाइजेशन, इट इज जस्ट बेसिक्स, फंडामेंटल्स। तो आपने एनसीईआरटीज पढ़ ली, न्यूज़पेपर की हैबिट डाली, न्यूज़पेपर में आपको पता है कि हाँ अच्छा आज गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी निकाली है, आज ये बिल है, ये बिल आया, ये नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये आई, ये कोई मिसाइल आई, ये कोई नया जेट आया, ये कोई नया एग्रीकल्चर में ये नई एक्ट आई है, कोई रूल आया, कोई लॉ आया है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है। दीज आर दी थिंग्स दैट यू शुड नो। अगर आपको ये नहीं पता है तो एग्जाम में आप यू कैन नॉट क्लियर। वो चाहते हैं आपको अपडेटेड रहना। यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है कि आपको सब जो लेटेस्ट चल रहा है ना दुनिया में, आपको सब पता हो, बट साइमल्टेनियसली आपकी जो कन्वेंशनल है, जो बुक्स हैं, वो आपके टिप्स पे हो। अब बुक्स क्या है, बहुत बेसिक बुक्स हैं यार। मतलब पॉलिटी की लक्ष्मीकांत इज अ वेरी बेसिक बुक, इतनी बुक है वो, और कवर टू कवर उसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। मतलब मैंने आपको बताया ना, मुझे यार चीजें याद नहीं रहती, आई एम वेरी स्लो लर्नर, वेरी स्लो। मैंने मतलब 20-30 बार उसको रिवाइज किया होगा बुक को, तब जाके मुझे याद होता था अच्छा फंडामेंटल राइट ये होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज ये है, प्रियम्बल ये है। आपको तब याद रहती है चीजें। जब मैं अपना बता रहा हूँ, लोग ब्लेस्ड है, उनको एक बारी में याद हो जाती है। कोई ब्लेस्ड है तो यार इट इज गुड फॉर यू, आपका टाइम बचेगा, आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करोगे, चीजें आपको पता रहेंगी, टेस्ट सीरीज जल्दी दोगे। तो मेन यही रहता है, प्रिलिमिनरी इज ऑल अबाउट यू नो, एक आपकी कन्वेंशनल बुक्स हो, आपने उनको थॉरली पढ़ना है। जैसे इकोनॉमिक्स की आपकी रमेश सिंह है या वाजीराम की एक बुक आती है, श्रीराम की, इज वेरी बेसिक बुक, बहुत इजीली अवेलेबल है। कल्चर की आपकी नितिन सिंघानिया आती है, एनवायरनमेंट की आपकी श्रीराम आईएएस की बुक आती है, और आपकी हिस्ट्री में आपकी स्पेक्ट्रम है मॉडर्न की, और बिपिन चंद्रा है एंशिएंट और मिडीवियल, और आपकी एनवायरनमेंट होगी, इकोनॉमिक्स, कौन सा बचा, ज्योग्राफी में आपकी जीसी लियोंग एक बेसिक फिजिकल उसके लिए है, माजिद हुसैन आपकी इंडियन ज्योग्राफी है। तो दीज बुक्स आर इनफ। पर क्या आप अब 6-7 बुक्स में बोल रहा हूँ, पर आपको पता है कितनी डेप्थ में इनको पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाए, यू शुड नो। प्रिलिमिनरी एग्जाम में सिंपल सा क्या लॉजिक है, दे आस्क 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक होते हैं प्रॉपर फैक्ट बेस्ड। अब फैक्ट का क्या मतलब है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस डेट को आई इंडिया में, सिंपल फैक्ट। 4 ऑप्शन दिए, 1918, 1920, 1930, 1942। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल वो है। और अब इसी को वो और एडवांस वर्जन में पूछते हैं कि मतलब 3 ऑप्शन दे दिया कि सिविल डिसोबीडियंस इस टाइम हुई थी, उसको बंद करने की ये वजह थी, और उसमें महात्मा गांधी का मेन रोल था। इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी, नन ऑफ द अबव। और फिर क्या पूछेंगे, इसको और चेंज करेंगे, विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट। अब यूपीएससी के पेपर में पहला पार्ट तो हो गया फैक्ट बेस्ड, दूसरा हो गया एनालिटिकल क्वेश्चन। एनालिटिकल क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें कुछ फंडामेंटल्स हो, कुछ लॉजिक लगे, डायरेक्टली टू द पॉइंट फैक्ट ना पूछा जाए। जैसे रेनफॉल इन हिमाचल इज कॉज्ड बाय दीज क्लाउड्स, सिरस क्लाउड्स, क्यूमुलस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। यू शुड बी अवेयर कि कौन कौन से तरह के क्लाउड सिस्टम्स हैं, किस किस तरह के क्लाउड है, कौन सा क्लाउड रेनफॉल करता है। अगर आपको ये पता है तो ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं पता है तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और ये क्वेश्चन सिंपल नॉलेज से आते हैं। आप ज्यादा पढ़ोगे, आपको फंडामेंटल्स क्लियर होंगे कि ये बादल ये करता है, ये बादल ये करता है, ये बादल ये करता है, ठीक है। फिर आपको पता हो ज्योग्राफी कि टेरेन कैसा है। हिमाचल में टेरेन धौलाधार का अलग है, मंडी का अलग है, शिमला का अलग है, ऊना का अलग है। किस तरह, किस जगह पे किस तरह से टेम्परेचर चेंज होता है, किस तरह का बादल वहां फॉर्म हो सकता है। जो बादल फॉर्म होता है वो रेनफॉल देगा, स्नोफॉल देगा। ये सब अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये चीजें पढ़ी है ना, यूपीएससी के प्री सॉल्व करते हुए ना, मतलब इमीडिएटली मार्क होता है आंसर, इमीडिएटली मार्क होता है। ये कैसे पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल बाय मल्टीपल लेवल्स ऑफ रिवीजन, बार बार पढ़ने से। मतलब यू वोंट बिलीव, जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट, जब ये प्री फेल होने के बाद मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे रेलवेज मिला था, नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब मुझे आईएएस मिला था, उस टाइम तक मतलब मैं साइको हो चुका था। मुझे मेरे सपनों में चीजें घूमती थी। मतलब मुझे ना अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, अच्छा ये ट्रेड विंड्स है, ये ऐसे घूमती है, ये लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर। मेरे
मेरे सपने में आता था और मैं एकदम जाग उठता था, यार क्या हो रहा है, मतलब फिर सोने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे हाथ ना यूं चलते रहते थे, मतलब मैं बैठा हूं ना, कुछ कुछ यूं यूं हो रहा है सीरियसली। वो क्यों होता है? तो आप उस लेवल पे पहुंच रहे हो कि हाँ, जहां पे आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज माय सब्जेक्ट, यूपीएससी सब कुछ है। ट्रस्ट में, अगर आप उस लेवल तक पढ़ गए ना, मतलब रैंक 1 आएगी, बहुत इजीली आएगी। मैंने बताया ना, अगर मेरे जैसा कर सकते हो तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू वंडर्स। बट पहले अपने माइंड से ये मिथ निकाल दो कि ये एग्जाम सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। यूपीएससी इज वेरी फेयर, वेरी फेयर। जो जेन्युइन मेरिट बेस पे अगर कोई पढ़ के गया है वो क्लियर करता ही करता है। यार देर आर माई सेवरल बैचमेट्स, ओके, फादर ऑटो रिक्शा ड्राइवर, मतलब, और यू नो दे आर फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। फर्स्ट अटेम्प्ट में यार 21 साल में बन गया। मैं तो फिर 26-27 साल का था जब 28 साल इसमें आया था। दे ऑल्सो क्रैक इट। ग्रेजुएशन खत्म हो उसी टाइम घुस गए उसमें, तो मतलब सोचो किस टाइम पे प्रिपेयर कर रहे होंगे वो। प्रिपरेशन यार, आप लोग ग्रेजुएट्स, आप जब अपना कोर्स पढ़ रहे होंगे तो उसी की तरह ही है ये। बट इसको आपने ऐसे पढ़ना है कि एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर, एवरी पॉइंट शुड बी क्लियर। स्पेशलिस्ट नहीं, जनरलिस्ट। सिंपल बुक्स के आपको एक एक चीज पता है, ये आर्टिकल का ये मतलब है, इस आर्टिकल का ये मतलब है, इस लॉजिक का ये मतलब है, ज्योग्राफी में ट्रेड विंड्स ये है, ये है, ये है। सिंपल, आपको हर चीज का लॉजिक पता है। अब प्रिलिमिनरी एग्जाम की क्या की होती है, उसको क्लियर कैसे करें। 5 जून को एग्जाम है, जो लोग दे रहे हैं, सबसे पहले वेरी कूल माइंडसेट। आपने बुक्स पढ़ी, आपने बेसिक्स पूरा आपका क्लियर है, आप न्यूज़पेपर से आपने नोट्स बनाए, आपने ये 5-6 मेन बुक्स है बहुत अच्छे से पढ़ी। करंट अफेयर्स पढ़े, पिछले 1-1.5 साल के आपने करंट अफेयर्स पढ़े, नॉर्मली विजन के या और भी इंस्टीट्यूट है जिनके करंट अफेयर्स बुक्स वेरी इजीली अवेलेबल। आजकल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप कोई मैगजीन लेते हो, प्रतियोगिता दर्पण या सिमिलर क्रॉनिकल्स या ऐसी कोई मैगजीन जिसमें डेट्स और स्कीम के नाम, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स। अब क्रॉप्स आपको पता हो न्यूज़पेपर से कि हाँ ये क्रॉप्स हैं जिसपे इंडिया ने ये किया। अभी फार्म लॉज आए थे, क्या कहते हैं, हालांकि वो वापस ले लिए गए, बट यू शुड नो कि क्या था उसमें। एक एक लाइन आपको पता हो, और एक एक लाइन को ना अच्छे से लिख लो ताकि दोबारा लिखनी ना पड़े। बुलेट पॉइंट्स में प्रॉपर नोट्स बनाओ, ये चीज है जो आपने न्यूज़पेपर से पढ़ी, उसको अटैच करो अपनी बुक्स के साथ, जो आपकी कन्वेंशनल बुक्स हैं। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। अब ज्योग्राफी ऐसी चीज है, मतलब इट कैन नॉट बी चेंज्ड, बट येस इट कैन बी एडिड। कुछ चीजें न्यूज़पेपर में अभी ट्रेंड में होंगी तो वो पक्का पूछी जाती है, तो आपको पता हो। एनवायरमेंट ऐसी चीज है, डेली कुछ आ रहा है, डेली नई पॉलिसी आ रही है एनर्जी से रिलेटेड, अपना विंड एनर्जी और अपना सोलर एनर्जी और आपका हाइड्रो एनर्जी, हर चीज नाउ गवर्नमेंट इज वेरी मच फोकस्ड। प्लास्टिक के ऊपर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया, तो व्हाट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एंजाइम्स क्या होते हैं, ऑयल स्पिल होता है तो उसको कैसे हटाते हैं, हर टेक्नोलॉजी न्यूज़पेपर में आती है, बुक्स में आती है, हर चीज अवेलेबल है। आपने करंट अफेयर्स को ऐसे पढ़ना है, यू हैव टू रिलीजियसली पढ़ना है, एकदम ना जैसे वर्शिप करते हैं वैसे आपने ऐसे पढ़ना है उस चीज को। जो भी नोट्स आपके आ रहे हैं, जो भी आपके करंट अफेयर्स आ रहे हैं, उनके नोट्स बना के सेम आपने उसको ऑगमेंट करना है अपनी बुक्स के साथ। आपका ना धीरे धीरे एक ना पूरा होराइजन बन जाएगा नॉलेज का, एक ऑर्गेनिक होराइजन, आप चीजें कनेक्ट कर पाओगे। अब सोच के देखना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे कनेक्ट करें इसको। कोई आपसे पूछता है कि जैसे मेरी ना कुकिंग हॉबी थी, इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, ग्राउंडनट ऑयल कहां पे यूज ज्यादा होता है। मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं गया, लेकिन मैंने लॉजिक क्या लगाया सोचना, ग्राउंडनट ऑयल इस तरह का क्रॉप है, वो उगता है इस बारिश में, उसको चाहिए ये तरह का सॉइल, तो 100% वो वहां पे उगता है। और मैंने बता दिया सर यहाँ पे होता है, गुजरात में, इसमें, उसमें, महाराष्ट्र यहाँ पे उगता है। ये वाला ऑयल कोकोनट ऑयल कहाँ होता है, तो मैंने कोकोनट कहाँ उगता है, केरला में उगता है, गोवा साइड इधर साइड में उगता है, हर खाने में कोकोनट ऑयल यूज होता है। तो फिर लॉजिक लगाया कि अच्छा ज्योग्राफी ऐसी है कि यहाँ कोकोनट उगता है, अगर जहां उगता है तो ऑयल भी ऑब्वियसली वही होगा, और जहां सबसे ज्यादा चीज उगती है वहां की कंजम्पशन सबसे ज्यादा होगी। अब आप सोच के देखो, कोई हिमाचली डिश है, हिमाचल में उगती है, मान लो आप रोडोडेंड्रॉन है या कोई चीज जो आपकी लोकली उगती है, ऑब्वियसली यहाँ पे खपत ज्यादा होगी, लोग उसको यूज करेंगे क्योंकि जल्दी बन सकती है। ये
अब देखो, इकोनॉमिक्स को कनेक्ट किया गया ज्योग्राफी से, कनेक्ट किया गया सॉइल से, साइंस से। कैसे कनेक्ट हुआ ये? दीज आर कनेक्टेड, ऑल नॉलेज इज कनेक्टेड, बट वो कैसे बनती है? जब आपने हर चीज को थॉरली पढ़ा है और खुद को क्वेश्चन किया है कि अच्छा ये ऐसे बनता है, ये होता है। जब आप सुनो ना एक जगह का नाम तो आपको एकदम स्ट्राइक करे, अच्छा ये है। प्री का जब आप एग्जाम दोगे, टाइम इज अ प्रीमियम, वहां पे टाइम की बहुत प्रॉब्लम रहती है। आपका माइंड ऐसे घूमना चाहिए कि चीजें ना अपने आप फ्लो करके बाहर आए। वो कैसे पॉसिबल है? मल्टीपल रीडिंग्स। यार आप छोड़ दीजिए अटेंडेंस ना, एक्सक्यूज मी, वो अपना पास करते रहेंगे, आप छोड़ दो, मतलब मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। वो अपना पास करके लोग करके यहाँ साइड में रख देंगे, छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोग भी यार रेस्ट करो। आप क्यों खड़े हो? आप बैठ जाओ या तो हाउ इज इट कनेक्टेड? इट इज कनेक्टेड बिकॉज एक्चुअल में नॉलेज कोई सेपरेट जार नहीं है कि ये इकोनॉमिक्स है, इसका ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं है, इसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। अब हिस्ट्री आप सोचो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कोई भी हिस्टोरिकल कोई भी एस्पेक्ट उठा लो, 100% उसका ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से 100% लेना होगा। ये सब कनेक्टेड है नॉलेज। कल्चर क्या है? कल्चर भी इसी का पार्ट है। कल्चर में क्या, कहाँ पे क्या होती है, किस तरह की पेंटिंग कहाँ होती है, किस तरह के स्ट्रक्चर कहाँ बनते हैं, इट इज ऑल कनेक्टेड। अल्टीमेटली ना पूरी नॉलेज एक सिस्टम है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उस डॉट्स को कनेक्ट करते हो। अल्टीमेटली जब आप एग्जाम दोगे, आप इंटरव्यू दोगे ना, आपसे रैंडमली कुछ भी पूछ लिया जाएगा, एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस। कैसे जवाब दोगे? जवाब तभी दे पाओगे जब आप चीजों को कनेक्ट करना सीख जाओगे, लिंक करना सीख जाओगे। हर एक ही बुक को ना एक ही दायरे में नहीं रखोगे। हिस्ट्री को कनेक्ट करोगे, ज्योग्राफी को ज्योग्राफी से कनेक्ट करोगे, इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करोगे, आप कल्चर को, एवरीथिंग विल बी लिंक्ड। फिर आप आंसर दोगे। मतलब आपको ना सुनते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, नहीं यार ये नहीं हो सकता, यही होगा। मतलब आपने, जैसे आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा है, यू नो हिज ट्रेट्स, उनकी जो एक ना उनका जीवन शैली कैसी थी, नॉन वायलेंस, और उनका ना सत्य, अहिंसा, किस तरह का उनका नेचर था। तो एग्जाम में एक आ जाती है ना, एक लाइन पूछी जाती है कि लेट्स से कि आजाद हिंद फौज में महात्मा गांधी जी का ये योगदान रहा। आप खुद से पूछोगे यार महात्मा गांधी जी तो नॉन वायलेंट आदमी, वो आजाद हिंद फौज को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? आप आंसर आपको पहले ही पता चल जाएगा। दिस इज द वे यू नो थिंक, कि आपको कैसे खुद को क्वेश्चन करना है। आपने कोई चीज पढ़ी है ना, तो आपको उसी टाइम पता चल ये गलत है या सही है। अब प्रीलिम्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना, बहुत ढंग से, धीरे से पढ़ना। एक रीडिंग देनी होती है। तेज पढ़ोगे ना, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा जल्दबाजी में। स्लोली पढ़ो, उस क्वेश्चन को समझोगे पूछना क्या चाह रहा है, क्यों पूछना चाह रहा है। यूपीएससी आपको कंफ्यूज करता है प्रिलिमिनरी में, उनको टू द पॉइंट आंसर चाहिए। टू द पॉइंट आंसर के लिए उस क्वेश्चन को पढ़ के ना आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब लोग क्या कहते हैं ना, आप इंस्टीट्यूट जाओ, कोचिंग वगैरह, ये हो यार, टाइम नहीं होता, फटाफट पढ़ के ना फटाफट मार्क करके निकलना होता है। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने अपने प्रिलिमिनरी में कभी भी 75 से ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं करे। लोग कहते हैं 100 अटेम्प्ट करके आओ। सबकी अपनी अपनी विश है। इफ यू वांट यू कैन अटेम्प्ट, अगर आप कर सकते हो तो करो। बट मेरा मानना है कि आपको स्लोली उस क्वेश्चन को पढ़ के समझना होता है कि पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट या नॉट करेक्ट। सोचो कितना बुरा लगेगा जब आपको क्वेश्चन आता हो लेकिन आप उल्टा करके आ गए, आपने करेक्ट की जगह नॉट करेक्ट पढ़ लिया, नॉट करेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ लिया। कितना बुरा लगता है। और वो चीज नहीं होती अगर आप उसको ढंग से पढ़ लेते तो। प्रिलिमिनरी एग्जाम हैज टू बी गिवन विद अ वेरी कूल माइंड, बिल्कुल एकदम ना शांत दिमाग से पढ़ के उस क्वेश्चन को इजीली ना, अगर आता होगा तो करोगे, नहीं आता तो उसको छोड़ दोगे। आपको कोई मतलब ये नहीं कि अपनी ईगो पर नहीं ले जाना उसको कि यार मेरे को कैसे नहीं आता, मैं तो इतना पढ़ के आया था। नहीं, मुझे भी नहीं आता था यार। यूपीएससी का भी स्टाइल है पढ़ाने का ना, कुछ जगह वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन देती है, कुछ इजी होते हैं बीच में, मतलब हर तरह का क्वेश्चन होता है। 40 से 50 ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आपका एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर दोगे। असली फाइट होती है उन 40 क्वेश्चन के बाद। 80 नंबर तो सबके आ गए, कट ऑफ आती है 110, और वो 30 नंबर की लड़ाई है। 80 से 110 या उससे ऊपर कौन कौन लाएगा, तब एवरीबडी हैज टू कम्पीट। जिसका एक एक क्वेश्चन ठीक होता जाएगा, वो धीरे धीरे कट ऑफ की तरफ बढ़ता जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है 40, 30 क्वेश्चन होंगे मॉडरेट, मीडियम, कुछ को आते हैं कुछ को नहीं आते, बाकी 30 होंगे डिफिकल्ट। कई लोगों को वो 30 क्वेश्चन आते हैं, 70
क्वेश्चन हो गए, इजीली यू आर इन। कुछ गलत भी करोगे तो आपकी नेगेटिव करके आप नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके आपका एक कट ऑफ तक आप पहुंचते हो। कई लोगों के 150 आते हैं 200 में से, मेरे साथ के आए हैं। मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा वाज 135, बट मेरा अटेम्प्ट कितना था 75, अराउंड 70-75 वाज माय अटेम्प्ट। मैंने जो नहीं आता था मैंने उसको अटेम्प्ट ही नहीं करा। छोड़ो ना यार, क्यों नेगेटिव वो करना है, जो आता है उस पर फोकस करो। आपको उसमें जो ऑप्शंस है ना, 4 ऑप्शंस होती हैं, उसको आपको काटना होता है कि कौन कौन सी ऑप्शन गलत ही गलत है। अगर आप सिर्फ एक को गलत कर पाए और 3 ऑप्शन बची तो इट इज बेटर नॉट टू अटेम्प्ट। ये मेरा पर्सनल व्यू है, दिस इज माय ओपिनियन कि क्या प्रॉब्लम कई लोग फेस करते हैं। अगर आपको 3 ऑप्शंस में से एक चूज करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपने एक और अटेम्प्ट, एक और वो कर दी, काट दी कि ये भी नहीं है, बची 2 ऑप्शन। अटेम्प्ट तब करो जब 2 में से आप 51% या 60% एक ऑप्शन की तरफ इंक्लाइंड हो, वरना उसको अटेम्प्ट मत करो। कई ऑप्शन, कई क्वेश्चंस होंगे आप 100% 3 को काट दोगे और एक ही आंसर आपके पास होगा, आप उसको अटेम्प्ट कर दोगे। प्री का ये बहुत बेसिक लॉजिक है। कई लोग ना 5-5, 6-6 अटेम्प्ट वेस्ट कराते हैं जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं, 90 करने हैं, 95 करने हैं। यार सोच के देखो, नेगेटिव मार्किंग दी किस लिए गई है? वो इसीलिए दी गई है कि लोगों को एलिमिनेट किया जाए, ज्यादा से लोगों को बाहर किया जाए। आपने बाहर कैसे नहीं होना, आपने बचना ऐसे ही है कि अगर आप उसको माइंड अप्लाई करके और उस क्वेश्चन को जो उसमें पूछा गया है उस हिसाब से मार्क करो, देन ओनली यू कैन क्लियर द प्रीलिम एग्जाम। प्रीलिम बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, लेकिन आपको अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एनालिटिकल, दोनों का मिक्स आता है। दोनों में से जो आपको लग रहा है कि मुझे अच्छे से आता है उसको अटेम्प्ट करो, जो नहीं आता है उसको छोड़ो। 60-70 क्वेश्चन प्लस इज अ गुड अटेम्प्ट। पर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ज्यादा करना है, टेक कैलकुलेटिव रिस्क, वेरी कैलकुलेटिव। अब न्यूज़पेपर वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो नोट्स कैसे बनाते हैं? आप मान लो कि आपने एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल में कुछ दिया, जैसे एनवायरनमेंट पे एक आर्टिकल आया कि गवर्नमेंट ये नई पॉलिसी लेके आ रही है, इस पॉलिसी में ये होगा। आपने अपना ना ब्लैंक शीट लेनी है जिसपे आपने नोट्स बनाना है, आपने उस पर टॉपिक लिखना है। लेट्स से सोलर पॉलिसी ऑफ इंडिया 2022, फीचर्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, एज इट इज वो न्यूज़पेपर में होंगे। नहीं है तो गूगल कर लो और फीचर्स को एज इट इज लिख लो। उसके बाद उसमें जो जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को पढ़ो कि मान लो उसमें कोई स्पेसिफिक टर्म दी गई है, ग्रिड या सोलर सेल या वोल्टेक सेल, उस वोल्टेक सेल को पढ़ो कि वोल्टेक सेल क्या है, उसको वहीं पे लिख लो कि वोल्टेक सेल ये होता है। हालांकि यूपीएससी बहुत ज्यादा डेप्थ में आपसे नहीं पूछती कि आपको बहुत एक्सपर्ट होना है, बट ये जो बेसिक चीजें हैं आपको पता हो। अब आपको पता होगा, मान लो कि क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू नेशनल सोलर पॉलिसी 2022, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब जिसने वो पॉइंट्स लिखे होंगे यार कितना इजी है उसके लिए अटेम्प्ट करना, है कि नहीं इजी? जिसने नहीं लिखे उसको पता नहीं होगा। अब मान लो कि सोलर पॉलिसी के अंदर उन्होंने पूछ लिया वोल्टेक सेल एज was given in this policy has the following attributes। अब आपने पढ़ा होगा तो आप लिख दोगे, नहीं पढ़ा तो नहीं लिखोगे। कोई मिसाइल है, तेजस है, लेट्स से आपने अभी आया न्यूज में कि भाई तेजस का हम ये कर रहे हैं, तो आपसे पूछते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल हैज द कैपेबिलिटी टू मूव एट 200 किलोमीटर्स, या मतलब एट डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर। अगर आपने पढ़ा है आप अटेम्प्ट करोगे, नहीं पढ़ा है आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। प्रिलिमिनरीज सिंपल है यार, उनको पता है, मुद्दा साफ है। जो बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोच समझ के देगा उसका क्लियर होगा, जो जल्दबाजी करेगा या जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा वो क्लियर नहीं करेगा। यार आप सोच के देखो, मेरे टाइम पे पता नहीं कितने लाखों 10 लाख लोग भरते थे फॉर्म, प्रीलिम्स में 18,000 क्लियर करते थे, इंटरव्यू में 3,000 और फाइनली 800-900 की लिस्ट बनती थी। इस बार 1200 सीटें, 1200 वैकेंसीज इस बार ही है। अराउंड 20,000 विल क्लियर दी प्रीलिम्स और देंगे पता नहीं फॉर्म भरेंगे 20 लाख लोग। 20 लाख में से 20,000, 20,000 में से 3,500, 3,500 में से अल्टीमेटली 1200 में से 180 आईएएस। अब आप सोचो कि आप उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, खुद से पूछो। पढ़ाई मुश्किल नहीं है बट कंसिस्टेंसी है, डेली पढ़ते हो, सुबह उठते ही प्लान बनाते हो। अब मैं आपको पढ़ने के बारे में, अब प्रीलिम्स के बारे में मैंने बताया ना, मैं आपको थोड़ा पढ़ने के बारे में, तो पढ़ाई कैसे होती है मैं अपना बताऊंगा। इट इज आप फ्री हो अपना सोचने के लिए। अब आप, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि टाइम कैसे मैनेज करें, पढ़ाई कैसे करें।
यार मैं एक टॉपिक को ना ज्यादातर पढ़ के मैं ना बोर हो जाता था, तो मैं अपने ना शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल बनाता था। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? आज सुबह मैंने सोचा कि आज मैंने क्या पढ़ना है। जाते ही 2 घंटे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, 2.5 घंटे, आधे घंटे मैंने पिछले दिन का रिवाइज किया, 2 घंटे नया टॉपिक पढ़ा, ब्रेक, बाहर गया, चाय पी, रिलैक्स किया, एकदम वॉक करके आया वापस। सुबह गया 10 बजे, 10 से 12, 12:30 तक ऐसे किया, फिर चाय पी के आया वापस। 2 घंटे मैंने उठा ली पॉल साइंस, एक चैप्टर जितना मुझसे हो पाया, चाहे 3 पेज करता था यार मैं 2 घंटे में। शुरू में मतलब इतना डम था मैं, इतना टाइम लगता था मुझे चीजें रिवाइज करने में, याद रखने में, अपनी मेमोरी में फिट करने में, इतना टाइम। 3 पेज 2 घंटे में, सोचो। 2 घंटे में वो पढ़े, मैंने कहा ठीक है यार अच्छे से पढ़ा है। प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम जब पढ़ाई करते हैं हम सोचते हैं कि बस ये एक एग्जाम है यार, पढ़ेंगे, निकाल देंगे, फ्री कर देंगे। मैंने एक उसूल बनाया था, जो भी मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ूंगा ना, मैं ऐसे पढ़ूंगा कि मुझे जिंदगी भर याद रहे, जिंदगी भर। कहीं भी, कभी भी, किसी भी डिबेट में मुझसे कुछ भी पूछा जाए, आई शुड नो कि ये क्या पढ़ा मैंने। मुझे पता होना चाहिए कि क्या है, ये टॉपिक क्या है, विंड्स क्या है। मतलब ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मेरे काफी फेवरेट टॉपिक था, तो मैं उस हिसाब से पढ़ता था कि यार मतलब कुछ मर्जी कहीं भी 10 साल बाद भी मुझसे पूछा जाए, मुझे पता होना चाहिए। यार एक एग्जाम नहीं है सिर्फ, टेक दिस एग्जाम एज अपनी ना, आपकी एक, यू हैव टू इंप्रूव योर पर्सनैलिटी थ्रू दिस एग्जाम, यू हैव टू मेक योर सेल्फ अ बेटर पर्सन विद दिस एग्जाम। कोई डिबेट हो, कुछ भी हो, आप आंसर दे सकते हो, आप अपने आप को, अपना व्यू रख सकते हो। यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू गिव योर व्यू, देन ओनली यू आर स्टडिंग इन द राइट डायरेक्शन। सिर्फ ऐसे मत पढ़ो कि आज पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, ठीक है कल देखेंगे, कल नया उठा लिया, परसों नया उठा लिया, रिवाइज कर नहीं रहे हो, भूलते जा रहे हो, वो भूलते ही जाओगे यार। फिर वो ना 1 साल में नहीं एग्जाम होगा, वो 10 साल का अपना 5 ईयर प्लान बन जाएगा। वो पढ़ो ऐसे कि वो परमानेंट माइंड में स्टोर हो, अगले दिन आके उसको रिवाइज करो। पूछो खुद से, जो मैंने पढ़ा है क्या मुझे याद है? मैंने आर्टिकल 12 पढ़ा, अच्छा आर्टिकल 12 में क्या था, ये था, नहीं यार मुझे याद नहीं रहा। मैंने फिर पन्ना खोला, अच्छा ये होता है, फिर मैंने याद किया, अगले दिन आके फिर याद किया, जब तक मेरी वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीजें रहेंगी वो एग्जाम से पहले सब गायब हो जाएंगी, एकदम इवेपोरेट, डिसअपियर। लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए मल्टीपल रिविजन्स बहुत जरूरी है। आज भी अगर आप कोई प्रिपेयर कर रहा है ना, तो प्री में यू कैन इजीली रिवाइज थिंग्स इजीली। आप ऐसे मत पढ़ो कि मुझे जल्दी पढ़ना है, आप ऐसे पढ़ो कि मुझे ढंग से पढ़ना है। क्वांटिटी विल नॉट मैटर एट ऑल, चीजें कम पढ़ लो यार, लेकिन क्वालिटी पढ़ोगे तो अटेम्प्ट तो कर पाओगे। और क्वालिटी का मतलब है मल्टीपल रिवीजन, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब मैंने 2 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ी, 2 घंटे पॉलिटिक्स पढ़ी, फिर मैं गया लंच करने, चाय वाय पी, वॉक किया, घुमा फिरा, 4 बजे वापस आया। फिर मैंने उठाया यार इकोनॉमिक्स पढ़ ली, पॉलिटी में बोर हो गया, मैंने ज्योग्राफी उठा ली, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ी, 4 पेज पढ़े। मतलब मैंने इमेजिन किया, अच्छा अर्थ ऐसे है, लो प्रेशर ऐसे होती है, विंड्स यूं, ट्रेड विंड ऐसे, डोल्ड्रम्स ये है, और प्रेशर बेल्ट्स ऐसे बनती हैं, ऐसे ऐसे, ऑल दिस। वो माइंड में मैंने मैप बनाया, पूरा माइंड में, हर चीज माइंड में, हर चीज तभी कनेक्ट होगी। सिर्फ पढ़ते जाओगे, रीड करते जाओगे तो वो याद नहीं रहेगी। पढ़ो ऐसे कि परमानेंट माइंड में रहे, तब तक नहीं याद रहेगा। तीसरा मेरा स्लॉट खत्म हो गया, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल था डेली। 4th मैंने सोचा कि चलो टाइम बचा है, लास्ट में मैंने उठा लिया अपना एनी सब्जेक्ट, हिस्ट्री उठा ली, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, डेट्स पढ़ी। अब डेट इतनी मुश्किल है याद करनी, अब मेरी मेमोरी स्लो है, तो मैंने 2 ही पेज पढ़ पाया। अब लोग क्या कहते हैं ना, यार 2 घंटे में 2 पेज, ऐसे थोड़ी, मैं तो एक पूरा चैप्टर पढ़ूंगा, मैं तो आधी बुक खत्म कर दूंगा। कर लो, किसको क्या फर्क पड़ना, कर लो, याद रहेगा। खुद से पूछो, याद है? एग्जाम दे दोगे? क्वेश्चन आंसर कर लोगे उस टॉपिक से अगर आगे? तो पॉसिबल नहीं है। पढ़ो ऐसे कि आपका परमानेंटली याद रहे, एकदम एंग्रेव हो जाए माइंड में ना। मुझे 7 साल हो गए एग्जाम दिए, 2014-15 में दिया था, आज 22 है। आई स्टिल, मतलब अगर मैं कुछ बोलता हूँ ना किसी चीज के बारे में, तो आई रिमेंबर, आई रिकॉल एवरीथिंग, क्योंकि मैंने पढ़ा ऐसे था। होता ना विजुअल मेमोरी मेरे माइंड में ना, किस पेज पे क्या लिखा है वो सब मैंने याद किया था। जब आपकी मेमोरी में आप कुछ डालते हो ना, तो आपकी आंखें, आपके कान, आपकी स्पीच, एवरीथिंग काउंट्स इन योर मेमोरी। हर चीज आपकी मेमोरी को बनाने में हेल्प करती है। अगर आप बोलोगे बस आपने आंखों में रीड कर लिया, ऐसा नहीं होता। उसको बोलो, माइंड में रिवाइज करो, पूछो खुद से यार वो याद है कि नहीं मुझे। देन ओनली यू विल बी एबल टू
मेक योर सेल्फ एट दैट लेवल कि आप इस एग्जाम को क्लियर करो. इस एग्जाम का अलग वो है, मतलब इस देयर आर सेवरल एग्जाम. आईआईटी के प्रॉपर एनालिटिकल एग्जाम है, आपके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, काफी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं. एम्स का एग्जाम है, नेट का एग्जाम है, जेआरएफ का एग्जाम है. हर चीज के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है. मैं आपको इस एग्जाम की बता रहा हूँ. इस एग्जाम की बॉस क्लियरली ये वो है कि आपको मतलब क्वालिटी अपनी ऐसी रखनी है कि आप जो चीज आप पढ़ो एनालिटिकली उसको याद रख के एग्जाम में लिख पाओ, मार्क कर पाओ. जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं दे आर कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड. एनालिटिक्स भी उसका है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप अपना माइंड नहीं अप्लाई कर सकते. तो ऐसे करके मैंने अपना शॉर्ट टर्म बनाया, दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़े. फिर मेरा एक मीडियम टर्म गोल था कि इस हफ्ते में मुझे इतना करना है. इस वीक का मेरा ये है कि एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका. दिस इज माई मीडियम टर्म गोल. मीडियम टर्म गोल मैंने अचीव करा. फिर एक मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, पूरी इकोनॉमिक्स मुझे 1.5 महीने में अच्छे से पढ़ के रिवाइज करनी है. कल्चर 1.5 महीने में पूरी पढ़ के रिवाइज करनी है. वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं. साथ में आपका आता है ऑप्शनल, साथ में आपका प्री में आता है सी सैट. अब जैसे 5 जून को है तो अगर कोई प्रिपेयर करे तो यार सी सैट आपको अभी शुरू करना पड़ेगा रिवीजन. सी सैट इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम बट स्टिल इट नीड्स टाइम एंड एफर्ट. स्पेशली जो लोग आर्ट्स में हैं उनको थोड़ा एफर्ट ज्यादा चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये चीजें थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती हैं. यू हैव टू गिव सम टाइम. तो अगर आप प्री अभी पढ़ रहे हो, 5 जून अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि आपकी रिवीजन 80% ऑफ द टाइम इज रिवीजन ओनली. रिवाइज करो, पूरा दिन रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो. एक क्वेश्चन पेपर्स अभी से सॉल्व करना शुरू कर दो. मई से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो. अब 2 ही लोग यहाँ पे दे रहे हैं तो मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. बाकी लोग जो नेक्स्ट ईयर अगर आप देना चाहते हो, आज से ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ. न्यूज़पेपर्स की हैबिट डालो. ये जो बेसिक बुक्स हैं वो उठाओ, पढ़ना शुरू करो. यार करने को आप जो भी करना चाहते हो, मतलब एवरी फील्ड इज गुड. आप लेक्चरर बनो, इट इज इक्वली गुड, कोई वो नहीं है. आप आर्ट्स में कहीं जाना चाह रहे हो वो करो. आप किसी और फील्ड को देना चाह रहे हो, डू इट. एग्जाम जैसे एनडीए का है, सीडीएस है, आप दो. एग्जाम्स बथेरे हैं यार, जो मर्जी देना चाहो आप दो. बट इस टाइम को, इस प्रेशियस टाइम को वेस्ट मत करो. अगर अभी आपने टाइम वेस्ट किया तो आगे कुछ नहीं मिलेगा. अगर आप में काबिलियत, क्या पता आप में वो काबिलियत होगी, आप यूपीएससी भी क्लियर करो. आप में काबिलियत तो आप पॉलिटिक्स में कहीं सीएम भी बन जाओ कहीं के. डू यू नो आप आर्मी में किस लेवल तक जा सकते हो? आपको पता है. आप प्रोफेसर बन जाओ कहीं के, आपको पता है. नासा में चले जाओ, आपको पता है. पर क्या आप अपना एफर्ट दे रहे हो जितना होना चाहिए? मेरे यहाँ बोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप यूपीएससी ही कर रहे हो. मेरे बोलने का मतलब है कि जो भी करो दिल लगा के करो, अपना एफर्ट दो और नहीं रिलीजियसली करो उस चीज को. मैंने कई लोगों को देखा यार करियर अपना वेस्ट करते हुए. आज मैं जब ओआरएन में लाइब्रेरी था ना, आज भी कई लोग वहीं पे हैं. पेरेंट्स का पैसा है, लगा रहे हैं, पेरेंट्स दे रहे हैं, कर ले बेटो, चलो कर रहा है बेटा, करेगा कभी तो कर लेगा. 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, क्या मिला यार? अपने आप कहीं और जॉब करने लायक हो, पेरेंट्स का भरोसा अलग टूट गया, आपको खुद लगेगा यार अब मैं कहाँ जाऊंगा. अच्छा मैं तो इतना प्रिपेयर करके अब मैं थोड़ी कुछ और करूंगा. यहाँ आ जाती है प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है. एक अटेम्प्ट दो, तसल्ली से दो, पूरा दिल लगा के दो. 100% होगा यार, क्यों नहीं होगा? ट्राई तो करो, एफर्ट दो. जिस फील्ड में भी आप देना चाहते हो, जो भी एग्जाम XYZ उठाओ, उसको करो अपना एफर्ट. मुझे यूपीएससी के बारे में पता है इसलिए मैं यूपीएससी के बारे में बोल रहा हूँ. बट एफर्ट तो बहुत सब में चाहिए. पढ़ना तो सब में ही है. कुछ भी कर लो, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता है. ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम अगर आपको लग रहा है कि क्लियर हो गए और वैसे ही मिल जाता है, इंटरव्यू बेस्ड है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. आप लो, करो. बट अगर आप चाह रहे हो कि हाँ मैंने यही करना है, इस लेवल का ये एग्जाम मैंने देना है, तो देन यू हैव टू पुट इन अ लिटिल मोर एफर्ट. देन यू हैव टू गिव योर बेस्ट. क्योंकि कंपटीशन बहुत है यार. 140 करोड़ हो रहे हैं हम पॉपुलेशन में. तो आप सोचो आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपका लेवल कहाँ पे है, क्या कमी है. बट ये भी सोचोगे कि मैं कैसे करूं, ये तो सिर्फ टॉपर करते हैं, तो मैं एग्जाम्पल खड़ा हूं. आई वॉज नेवर अ टॉपर, ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट. वो सिर्फ एक माइंडसेट से आता है, एक जुनून से आता है. आज जब बाहर जाओ तो सोचना इस बारे में कि आपने क्या किया, कैसे किया. टाइम जो दिन के घंटे है ना, वो काउंट मत करो कि मैंने 8 पढ़े 10 पढ़े. जितने मर्जी पढ़ो. शुरू में 2 घंटे ही पढ़ता था मैं, तो के कब 3 हुए, 3 से 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, 16 हो गए.
जब आखिरी एग्जाम का आखिरी वो होता है तो मतलब नींद नहीं आती यार, तो आपको लगता है यार ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, ना चाहते हुए भी 16 घंटे बुक सामने होती है, ना चाहते हुए भी डर होता है कि हाँ नहीं नहीं ये भी पढ़ लेता हूँ कि ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया। बट एवरेज टाइम के हिसाब से मत करो कि यार 6 ही करने, 8 ही करने। जितना आप पढ़ सको, जितना आपका माइंड अलाउ करे ना, उतना पढ़ो, देखो उसको, चीज़ों को समझो, एक्सप्लोर करो, यू नो, नेट से देखो। एक क्रिटिकल माइंड सेट होना चाहिए, यू हैव टू क्वेश्चन थिंग्स। ये नहीं कि आपको किसी ने कुछ बता दिया आपने उस चीज़ को मान लिया, किसी भी एस्पेक्ट में हो, किसी ने बोला, चाहे आपके पेरेंट्स ने बोल दिया, आपको बता दिया कि बेटा ये सही है, अरे पूछो तो सही क्यों सही है, मैं क्यों मान लूं? क्वेश्चन करो उस चीज को। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे आप किसी उस पे नहीं जाओगे, निष्कर्ष पे नहीं जाओगे। किसी भी चीज को एज इट इज मान लेना इज नॉट लेस देन स्लेवरी ना। पढ़ो, क्वेश्चन करो। आप कोई भी चीज, अब मान लो आप घर जाते हो, आप सोचते हो, पेरेंट्स को बोलते हो कि मेरे यूपीएससी करना है, रिलेटिव्स को बोलते हो, फ्रेंड्स को बोलते हो, हंसेंगे, ये है अच्छा, मेरे पे भी हंसे थे, बहुत लोग हंसे थे यार, बहुत लोग हंसे थे। मतलब ना दोस्त, मैंने कहा यार मैं अभी ना प्रिपेयर कर रहा हूँ, अभी मैं बात नहीं करूँगा। हाँ तू प्रिपेयर कर रहा है, अच्छा यूपीएससी करेगा, अच्छा आईएएस बनेगा, अच्छा देखते हैं हम भी। जब बन गया आज वही भाई ये काम है यार, ये देख ले यार, ये कर दे, वो कर दे। लोग आपको हमेशा नीचे लाने की कोशिश करेंगे, वो आपके आइडियाज पे हंसेंगे, बोलेंगे। इट इज योर विल कि क्या करते हो आप उस चीज का, आप क्या कर रहे हो। जो बोल रहा है बोलने दो यार, जो नीचे ला रहा है लाने दो यार। मेरे टाइम मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, मैंने आपको बताया ना, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मतलब मैं चाय के पैसे नहीं थे यार, वो मांग के गया था मैं। घर में पेरेंट्स की मतलब हेल्थ वगैरह के बहुत इश्यूज थे, फिर भी करना पड़ा मुझे। मैंने कहा करूंगा तो करूंगा यार, देख लेंगे जो हुआ देख लेंगे। साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, जॉब छूट गई, कुछ नहीं कर पाया, क्या करूंगा। पर अल्टीमेटली मुझे मतलब ना, मैंने ये नहीं सोचा कि यार मतलब आईएएस बनूंगा, गाड़ी बंगला यूनिफॉर्म, नहीं। मैंने ये सोचा था कि कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लूंगा, बस एक ना दिल से, तबीयत से ना एक एग्जाम दे देता हूँ, अपना पूरा एफर्ट तो दे देता हूँ ना। कर्म ही तो करना है ना मुझे, कर्म कर लेता हूँ, फल मिला ठीक है, नहीं मिला कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ तो कर ही लूंगा। इतना पढ़ के ऐसा तो है नहीं कि एकदम बिल्कुल ही नाकारा घूमूंगा, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ कर लोगे। बट वो नियत होनी चाहिए, नियत बहुत जरूरी है, नियत बहुत जरूरी है। और ये भी मान के रखना लाइफ में ना, किसी चीज से इतना भी मत अटैच हो जाना कि वो नहीं मिले तो ऐसा लगे कि जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता। डोंट हैव सच होप्स कि ये नहीं मिला तो मैं तो मर जाऊंगा, सुसाइड, नो। ये तो सबसे बड़ी वीकनेस है। ऐसी एक्सपेक्टेशन और होप्स कैन बी वेरी वेरी फेटल। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो, जान लड़ा दो, नहीं मिला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। लोग क्या है, बोलते हैं बोलने दो, करते हैं करने दो। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए यार, एवरीथिंग इज एटीट्यूड, यू नो, एवरीथिंग इज एटीट्यूड। और कुछ भी नहीं है यार लाइफ में ना, मतलब एक अपना एटीट्यूड होना चाहिए। हाँ ठीक है, देख लेंगे, कर लेंगे, करेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ ना, पढ़ रहा हूँ, जा रहा हूँ, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरे घर पे इतना कुछ, मैं घर घुसता था ना, आज पता ये हो गया, आज पता ये हो गया, आज पता वो हो गया, मम्मी कुछ बोल रही है, पापा कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है। मैंने कहा मेरे को मत बोला है, पढ़ रहा हूँ ना, मुझे पढ़ने दो, जो करना है कर दो, जो करना है कर दो। मैं सुबह निकलता था 9 बजे, रात को 10 बजे आता था, खाना खाया, सो गया। वो मतलब मेरे को गालियां दे रहे, कैसा है, मतलब कैसा बेटा है, देखना जरा बात ही नहीं सुन रहा है, मम्मी पापा बोल रहे, पापा बुला के डांट रहे हैं। मैं पढ़ाई करूँ, मतलब ये सब सुनूं मैं? बहुत मतलब ना, फ्रेंड्स ने बोल दिया कि यार तू तो मुझे बात ही मत कर, खत्म, रिश्ता ही खत्म, ये वो नहीं। मैं उस टाइम क्या मानता था ना, क्या कोरिलेट करता था ना, कि जैसे आप कोई ना, आपकी एक तपस्या है, उसमें यू हैव टू गिव सम, आहुति देते हैं ना, ये सारी वो सैक्रिफाइस है। जो सैक्रिफाइस मैंने किया, शुरू में जितनी हार्ड लाइफ होगी, उसके बाद सब इजी हो जाएगा। मतलब अब हर प्रॉब्लम सॉल्व है, हर चीज इज ओके। मतलब जो मतलब मैंने उस टाइम नहीं, ड्रीम नहीं किया था ये सब कुछ मिलेगा। सच बताऊं तो एग्जाम के बाद भी आई नेवर फेल्ट कि मुझे आईएएस मिलेगा। रैंक आया ना, जब लिस्ट आई, जब मुझे पता चला, मतलब यार मुझे लगा ही नहीं मेरा हो सकता है। मतलब यार हाउ, मैंने तो इमेजिन किया था लिस्ट में आ जाए, बस कहीं भी आ जाए, कुछ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस लिस्ट में आ जाए, ताकि ऐसा लगे कि हाँ यार चलो टाइम वेस्ट नहीं हो। और मैंने कुछ एक अच्छी सर्विस मिल गई। जब मैंने रैंक देखा तो आई वाज सरप्राइज्ड यार। फिर मैं लोगों से, भाई चेक करो मेरी है ना। वो आपको लगता है कि यार नहीं, कैसे, मतलब मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ वो तो नहीं होगी। तो इट इज ऑल अबाउट कि
मेरा माइंडसेट यही था, जो मिलेगा इट्स ओके, बट मैं अपना एफर्ट दूंगा, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दूंगा। अब वो आपके ऊपर है, बाहर की मोटिवेशन पे मत जाना, अंदर से पूछना, दिल से आप करना चाहते हो, क्या वो जुनून है, क्या वो कंसिस्टेंसी आप कर पाओगे, क्या आपका इतना लेवल है कि मतलब आप हार के उठ जाओ, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ फिर भी आप करो, कर सकते हो? पूछो खुद से, अपने ना आसपास की ऑब्जर्व करो एनवायरनमेंट को कि कितना कंड्यूसिव है किसी चीज को प्रिपेयर करने के लिए। एग्जाम्स बहुत है और हर एग्जाम को एफर्ट चाहिए, कोई एग्जाम बड़ा छोटा नहीं है, पर क्या आप उस एग्जाम के लिए रेडी हो, कितना एफर्ट दे रहे हो, ये आपने पूछना। फिर ये जो प्रिलिमिनरी हुआ ना, प्रिलिमिनरी जब आपका, इट्स ऑल अबाउट दिस फैक्ट एंड एनालिटिक्स। आपने पढ़ा, आपने चीजों को, क्वेश्चन को समझ के आपने आंसर्स दिए, अटेम्प्ट किया, मार्क किया। एग्जाम में जितना हाइपर हो गए, जितना ना जल्दबाजी में हो गए, एग्जाम होगा खराब। स्माइल होनी चाहिए फेस पे, जो होगा देखेंगे यार, अच्छा इसका यही है, इसका ये है, इसका ठीक है ओके, आपने अटेम्प्ट किया। सेम गोज विद सी सेट। सी सेट भी बहुत, इट इज नॉट अ वेरी बिग, कोई हवा नहीं है एग्जाम, यूपीएससी भी कोई हवा नहीं है, इसको पहले अपने माइंड से हटा दो। प्री क्लियर करते ही फिर आपका जो मेंस आता है ना, मेंस इज कंप्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग बॉल गेम है। प्रिलिमिनरी होता है ऑब्जेक्टिव, जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज अ फैक्ट, इट इज गिवन कि ये यही है, ये यही है, ये यही है। मेंस वहां आता है जब आपका अपना माइंड अप्लाई होता है, आपकी सोच अप्लाई होती है, आप क्या सोचते हो, कितना आपके मतलब एक टॉपिक को आपने कितनी डेप्थ से पढ़ा है, कितना आप उसको आर्टिकुलेट करके पेपर पे लिख पाते हो। दिस इज द मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम ये है, जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, मैं कोई स्पीच बना के थोड़ी बोल रहा हूं, जो माइंड में आ रहा है बोल रहा हूं। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, मुझे नहीं पता, बट मैं बोल रहा हूं और मेरे माइंड अपने आप नॉलेज को प्रोसेस करके एक कम्युनिकेशन बाहर आ रहा है, एक लैंग्वेज के जरिए बाहर आ रहा है। अगर वो चेक करने वाले को अच्छा लग गया तो आप मेंस में टॉप हो, उसको अच्छा नहीं लगा आप फेल हो, बस यही है मेंस। मेंस एग्जाम बस यही है, आपने जो आप सोचते हो आपने उस पेपर पे लिख दिया। चेकर कौन होता है? प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर्स, कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के होते हैं, है तो वो भी इंसान ही है ना। आपसे वो ये भी नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप इंसाइक्लोपीडिया हो, वो आपको कोई चीज के बारे में पूछते हैं। मैं आपको एक ना सिंपल कोई भी एक नॉर्मल क्वेश्चन उठा लेता हूँ, मैं उसके बारे में बोलता हूँ। लेट्स से जुडिशरी के बारे में क्वेश्चन आता है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम, देयर इज देयर आर कंसर्न्स अबाउट एक्टिविज्म, या लेजिस्लेचर के ऊपर पूछते हैं, लेजिस्लेशन के ऊपर पूछते हैं। तो आप सिंपल लिखते हो कि लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर इज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड दैट लेजिस्लेचर हैज द मेन फंक्शन ऑफ ensuring that the country is run by on the basis of acts and जो भी whatever the decision is taken by the legislature will be ultimately implemented by the executive, and legislature is given the power by the constitution to make laws. legislature में क्या क्या होता है? what are the features कि legislature में हमारा पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा में ये होता है, बिल होता है, ऐसे पास होता है, राज्यसभा में ऐसे पास होता है, वहां से जाता है प्रेसिडेंट के बाद असेंट होता है। लेजिस्लेचर क्या क्या करता है? आप जो भी बिल्स बनाते हो, जो भी एक्ट लाते हो, वो इंप्लीमेंट होती है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया मेंस में। अब किसने लेजिस्लेचर के ऊपर कितना पढ़ा गया? अब उसमें कई टर्म्स आती हैं बड़ी बड़ी, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी। अब आप जब पेपर पे लिखते हो, अगर आपको ये सब टर्म्स पता होंगी ना, तो आपका हाथ ऐसे चलता रहेगा, बस यूं चलता रहेगा कि लेजिस्लेचर कहता है कि ये करो, ऐसे करो, पार्लियामेंट में ये बिल होता है, ऐसे पास होता है, वी हैव टू इंश्योर जस्टिस टू दी एवरी इवन डाउन ट्रॉडन, मतलब आखिरी बंदे तक भी आपको उसका ड्यू देना है, दैट इज जस्टिस। लिबर्टी मतलब मैं इंडिविजुअल हूं, मेरी क्या राइट्स है, मुझे मिलने चाहिए। इक्वालिटी होती है सोसाइटी एज अ होल, हम सब इक्वल है, किसी एक के साथ भेदभाव नहीं करना। और ये सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है? लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर के अलावा क्या है? जुडिशरी है। जुडिशरी के अलावा क्या? एग्जीक्यूटिव है। अब एक क्वेश्चन आया कि देयर हैज बीन इंटरफेरेंस बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। फिर आप बोलोगे कि भाई जुडिशरी ये है, एग्जीक्यूटिव ये है, आपने उसके बारे में, दोनों के बारे में बताया, अपनी क्या थिंकिंग है आपने वो बताई उसमें, और आपने फिर वे हेड बता दिया, आंसर खत्म।
और क्या लिखना है आपने, बहुत सिंपल। मतलब अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो ना, आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, कोई भी आंसर लिख सकते हो। उस आंसर में जो पॉइंट्स आते हैं, लेट्स से अब हमारा एक और टॉपिक लेते हैं, इक्वालिटी। इक्वालिटी इज अ वैल्यू दैट इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सेज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल. It has been provided by Article this of the Constitution. However, there have been several issues, discrimination in the society. There have been several, in historically there was untouchability. There is a gender-based discrimination in the society. ये चीजें आपने प्रॉब्लम बताई. फिर आपने बताया कि अभी चेंजेस क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है. अब हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑफ SC एक्ट आई, और धीरे धीरे हम चेंज कर रहे हैं कैसे लोगों में जो भेदभाव है उसको खत्म कर रहे हैं. जो भी जिस तरह की भी डिस्क्रिमिनेशन है वी आर ट्राइंग टू रिमूव. हमने ये एक्ट्स लेके आए. फिर अल्टीमेटली आपने कंक्लूड क्या करना है, आपने ये लिखना है कि अगर सोसाइटी में एजुकेशन बढ़ती जा रही है, लोगों का एक माइंडसेट चेंज हो रहा है, लोग एक दूसरे को इक्वल मानते हैं, ह्यूमैनिटी को अल्टीमेटली अपना एक धर्म मानते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो सकती है. दिस इज द आंसर यार. ये टिपिकल आंसर बताया, मैंने खुद लिखे हैं. मैं आपको खुद जो मैंने लिखे हैं ना, मैं आपको वो बता रहा हूं. एथिक्स, इंटेग्रिटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का क्या है, इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने फैक्ट लिखना है जो आपने बुक्स में पढ़ा है, आपने वही लिखा. न्यूज़पेपर में कोई टॉपिक आया, आपने एज इट इज वो लिख दिया. मॉनिटरी पॉलिसी ये होती है, रेपो रेट एंड ये रेपो रेट, इससे क्या होता है, बैंक में पैसा ज्यादा हो गया, इन्फ्लेशन ऐसे हो गई, और ये टर्मिनोलॉजी आप लिखते जाओगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. मतलब सिंपल यार, एक कॉमन जो एक ना न्यूज़पेपर और इकोनॉमिक्स की एक बुक से आप बहुत इजीली एक आंसर लिख सकते हो जब आप चीजों को डेप्थ में पढ़ते हो. मेंस में सिर्फ जब आपकी ना एक लिखने की हैबिट हो जाएगी, आप कुछ चीजें पढ़ते हो, धीरे धीरे उनको लिखना शुरू करते हो, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, पैराग्राफ में लिखो, आपका आंसर बनता जाता है. और आप पेपर में लिखते हो, चेकर को भी लगता है कि हाँ भाई इसने सही लिखा है. जो आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम देते हो सेम एग्जाम है यार, और तो कुछ नया तो है नहीं इसमें. अब अगर मैं बोलूँ कि यार कुछ नया, वो ना अलग ही दुनिया का कुछ पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है. पूछेंगे वो यही, अगर आपकी बेसिक नॉलेज, आपकी नींव मजबूत है ना, किसी भी आंसर में कुछ ना कुछ आप जरूर लिख के आओगे, और जेन्युइन चीज लिख के आओगे. उसमें फट्टे नहीं मार के आओगे, जेन्युइन लिख के आओगे. हाँ, लेकिन अगर कुछ एग्जैक्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछ लिया कि भाई ये सरमट मिसाइल इज, व्हाट इज सरमट मिसाइल एंड हाउ इट इज, वेयर इट हैज बीन यूज्ड, लेट्स से एग्जांपल, तो आपको अगर नहीं पता कि वो क्या करती है तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे. बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, बहुत रेयर आते हैं. तो मेंस इज ऑल अबाउट दिस. ऐसे से शुरू करो. ऐसे में क्या होता है, ऐसे आपकी जो भी मेंस आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, कोई भी एक टॉपिक आएगा उसके ऊपर आपने अपने बेसिक्स बताने की, इस एस्पेक्ट, हिस्टोरिकली ये मतलब था, एनवायरमेंट से ये मतलब है, इकोलॉजी से ये मतलब है, ये आपका ऐसे आता जाएगा. पेपर्स इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऐसे, 4 आपके पेपर हैं. फिर आता है आपका ऑप्शनल. अब ऑप्शनल क्या होता है, जो आप चूज करते हो. ऑप्शनल इज समथिंग विच यू कैन स्टडी एंड रीड एनी टाइम. मैंने 4 ऑप्शनल बदले थे, इमेजिन. मतलब मैंने पहले पबेड लिया, मुझे लगा कि यार ये स्कोरिंग नहीं है, मैंने छोड़ दिया. सोशियोलॉजी लिया, मैं आंसर्स नहीं लिख पा रहा था, मैंने उसको छोड़ दिया. साइकोलॉजी लिया, उसमें भी मुझे अच्छा लगा, छोड़ दिया. फाइनली फिलोसफी लिया, मुझे लगा कि हाँ यार मैं इसको कभी भी पढ़ सकता हूँ, बार बार पढ़ सकता हूँ, 1000 बार पढ़ लूंगा, आज भी पढ़ सकता हूँ. तब मैंने उससे अपना UPSC लिखा. माई मार्क्स वर सेकेंड हाईएस्ट इन फिलोसफी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था पढ़ना. अब आपको जो सब्जेक्ट लेता है आप लो, आप उसको पढ़ो, जैसे आपकी ग्रेजुएशन में आप उसको एग्जाम को लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट सोचो इस बारे में ना, सोचना कि क्या आप UPSC दे सकते हो, क्या आप उस लेवल पे हो, क्या आप इतनी मेहनत करके, क्योंकि यार मेहनत करोगे ना, अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है, एंडलेस है. मतलब कहां तक आप जाओ यार. मेरे टाइम पे तो ना, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, किसी ने हेल्प नहीं करा, किसी ने गाइड नहीं किया. कोचिंग में जो सुन लिया, सीख लिया, ठीक लिया. मैं टीचर जाके कुछ पूछता हूँ, यार अभी नहीं, बाद में, यार अभी टाइम नहीं है, अभी जाना है, ये वो, बहुत बिजी रहता था, कोई बोलता नहीं था. मतलब मैंने कभी किसी IAS ऑफिसर से बात तो छोड़ो, मैं मिल भी नहीं पाया कभी, किसी ने गाइड नहीं किया, बिल्कुल जीरो. तभी मुझे इतना टाइम लगता गया कुछ करना है यार, कैसे करूं, शुरू कैसे करूं, कहाँ जाऊं, कौन सी बुक्स हैं. अब कोचिंग में क्या है, कोचिंग में यार लोग, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, दूसरी कोचिंग दूसरा बोलती है, यू हैव नो आइडिया.
बट कोचिंग जरूरी नहीं है, कोचिंग से ही क्लियर हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो आपके अपने ऊपर है। मैं आपको 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो खुद से इस एग्जाम को क्लियर करके बैठे हैं, बट वो आपके ऊपर है कि आप इतनी मेहनत करते हो, क्या आप में इतनी वो है कि आप अभी घर जाओ, आप देखो न्यूज़पेपर्स को, देखो सिलेबस को, देखो अपने क्वेश्चन पेपर्स को, देखो क्या आपको लग रहा है कि आप उस लेवल के लिए रेडी हो। खुद से क्वेश्चन करो, नहीं हो तो ठीक है यार, मतलब आप लोग अब यहाँ बैठे हो तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग सब इंटरेस्टेड और आप दोगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ, बट क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है कि हाँ मैं देना चाहता हूँ या चाहती हूँ या नहीं। इस एग्जाम में काफ़ी आपको सपोर्ट की प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली जो लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम रहती है इसमें। आपको अपना टाइम देना है, घर वाले कहेंगे यार शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ट्रस्ट मी, विमेन आर डूइंग वंडर्स इन दिस जॉब, अमेजिंग। मेरी बैचमेट्स हैं, आगे आने वाले बैचेस हैं, 33% हो गया यार, मतलब इस जो 2021 बैच था, आउट ऑफ 180 60 आर विमेन इन IAS, इमेजिन। तो क्या आप उस लेवल के लिए लड़ रहे हो? खुद से पूछो। प्रेशर बहुत है यार, शादी का, इधर उधर, कोई घर वाला, फादर कुछ बोल रहा है, मदर कुछ बोल रहा है, भाई कुछ बोल रहा है, शादी करके चले गए, हस्बैंड कुछ बोल रहा है, वो तो लाइफ टाइम प्रॉब्लम चलती रहेगी। आप खुद से पूछो कि आपको एक ऐसी लाइफ चाहिए जब आप दूसरों के हिसाब से चलो, या यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड डू एक्चुअली समथिंग फॉर द सोसाइटी। सिंपल सी बात है, एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। Be a source of inspiration to others. Be an ideal. APJ Abdul Kalam, Mahatma Gandhi. Choose your ideal. Anybody. Choose them. उस आइडियल को फॉलो करो। किस लेवल पे आप जाना चाह रहे हो, क्या आप करना चाह रहे हो, क्या सोसाइटी में चेंज लाना चाह रहे हो। अगर लाइफ तो ऐसे ही चल ही रही है यार, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी, बट आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दैट? ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। एंड मतलब मेरे काफी एग्जांपल्स हैं मेरे बैचेस में ना, पीपल आर डूइंग ग्रेट यार, मतलब स्पेशली वुमेन, दे आर डूइंग ग्रेट। मतलब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मेरी जो फ्रेंड्स है ना, वो मतलब ना इतना उनका फंडे क्लियर होता है, मैं उनसे पूछता हूँ यार ये क्या हो गया, इसमें इसको कैसे करूँ वैसे करूँ, उनको हर चीज़ एकदम पता रहती है। मतलब मैं तो हमेशा उनकी गाइडेंस लेता हूँ। आपको खुद सोचना है कि आप किस लेवल पे हो, क्या आप अपनी काबिलियत का सही उपयोग कर रहे हो। अगर आप में वो काबिलियत है और आप उसको मिसयूज कर रहे हो ना, तो एक्चुअल में आप देश की इकोनॉमी को और नीचे ही ला रहे हो। जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो नहीं कर रहे हो। मेरिट बेस पे है ये, बेस्ट टैलेंट, बेस्ट माइंड शुड एंटर इनटू सर्विस, तभी कुछ चेंज कर पाओगे। है तो नॉर्मल एग्जाम ही ना, कुछ हुआ तो है नहीं, एग्जाम ही तो है। कई एग्जाम क्लियर करके बैठे हो यार, तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम है। मुझसे जितना होगा मैं गाइड कर रहा हूँ आपको, मैं भी तो यहीं पे पोस्टेड हूँ, आगे पता नहीं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, बट जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। अगर आपको लग रहा है इनिशियली कोचिंग वगैरह भी लेना है, मैंने कोचिंग ली थी, एक टाइम तक मैंने कोचिंग ली थी, बट अल्टीमेटली मुझे लगा कि नहीं यार मुझे खुद ही पढ़ना है। माइंड तो मेरा ही, दिमाग तो मेरा ही है ना, वो ठूस थोड़ी देगा, कैप्सूल थोड़ी देगा जो मैंने खाया और मुझे याद हो गया। वो सिर्फ एक डायरेक्शन देगा कि ये ऐसे पढ़ना है। आप उनके नोट से पढ़ो या बुक से पढ़ो, बात वही है, पढ़ना आपको ही है। लिखने की हैबिट आपने खुद ही डालनी है, एग्जाम आपने खुद ही लिखना है, आपका टेस्ट और कोई देने नहीं जाएगा, दोगे आप ही। कोशिश करो, शुरू करो। अगर लग रहा है कोचिंग के बिना नहीं हो पा रहा, देखेंगे, बट कोचिंग कितनी एक्सपेंसिव है, कैसे करें, बहुत प्रॉब्लम है। मेरे टाइम पे तो बहुत हो जाता था मैनेज, बट मैंने भी अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी उसमें। अल्टीमेटली पढ़ाई खुद से ही करी थी। फिर इंटरव्यू आया, इंटरव्यू जब ये सब प्री और मेंस के बाद अब इंटरव्यू इज अबाउट ऑल अबाउट यू। इंटरव्यू विल सेलिब्रेट यू। वो आपसे आपकी हॉबीज पूछेंगे, आपके जिले के बारे में पूछेंगे, आपके घर के बारे में पूछेंगे, आपकी फैमिली के बारे में पूछेंगे। बस एक चीज है इंटरव्यू का, एक ही गुरु मंत्र है, नेवर ब्लफ, नेवर ब्लफ, जस्ट बी ऑनेस्ट। आता है ठीक है, नहीं आता है नहीं आता, सॉरी सर आई डोंट नो। दोनों इंटरव्यूज में मेरे 50% ऑफ माई आंसर्स वर आई एम सॉरी सर आई डोंट नो। नहीं आता, क्या कर लूं, लट मार दूं खुद को, नहीं आता है। मैं एनसाइक्लोपीडिया नहीं हूं, मेरी नॉलेज की एक सीमा है। आप जो पूछ रहे हो आपको पता है, मुझे नहीं पता है, आई एम सॉरी, बोल दिया।
अच्छे नंबर, बहुत बेकार नहीं, मेरे 165 अराउंड थे, 190 200 इज मैक्सिमम। अब जो 200 वाला जरूर मतलब उसने ज्यादा आंसर्स दिए हैं, वो दिन उसका था, हो गया। बट अल्टीमेटली मैं आपको बात बताऊं, कभी ना किस्मत पे मत बिलीव करना। हार्डवर्क, लक सिर्फ तभी हेल्प करेगा जब आपका हार्डवर्क उस लेवल पे होगा। अगर आपका हार्डवर्क उस लेवल का नहीं है ना, किस्मत और लक आपका खुद तो पेन चला नहीं देगी, भगवान आके लिख तो देगा नहीं, लिखना तो आपने ही है, करना तो आपने ही है, हार्डवर्क तो आपका ही है। आपका हार्डवर्क होगा तो किस्मत भी आपकी होगी, दिन भी आपका होगा, आज नहीं होगा कल होगा, इस अटेम्प्ट में नहीं होगा अगले अटेम्प्ट में होगा। लिखना तो आपने ही है ना, एग्जाम तो आपने ही देना है। हार्डवर्क करो, किस्मत अपने आप चल जाएगी। उसके भरोसे मत बैठो, उसके भरोसे मत बैठो। इस पेपर में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एथिक्स, इंटेग्रिटी, मोरालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब कई लोगों का अलग अलग एस्पेक्ट होता है कि आप एथिक्स को कैसे देखते हो। कोई किसी चीज से मान के चलता है, कोई किसी चीज से मान के चलता है। आप सोचो कि आपका एस्पेक्ट क्या है। मतलब जब मैं कुछ भी करता सोचता था, फॉर मी अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी इज अबव एवरीथिंग, सर्विस टू पीपल। आप मान के चलो, इसमें इतने कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, कंपैशन, एम्पैथी, ये सब क्या है, क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, काम क्या है मेरा। ठीक है यार, सैलरी मिल रही है, घर है, ये सब है, वो सब अच्छा है, मतलब आई एम हैप्पी। लेकिन आई एम हैप्पी ऑन द बेसिस ऑफ दैट हैप्पीनेस मैं लोगों की और हेल्प कर पा रहा हूँ। अल्टीमेटली एज एन एडमिनिस्ट्रेटर योर जॉब शुड बी, यू शुड बी कंप्लीटली न्यूट्रल, कंप्लीटली अनबायस्ड, कीप नो जजमेंट अगेंस्ट एनीबडी। एग्जाम लिखो, ऐसे लिखो कि आप एकदम ना, मतलब आपके लिए हर इंसान बराबर है। आपको जिसको जो नहीं मिला है उसको वो हक दिलाना है और उस तक अपनी हर चीज को पहुंचाना है जो सरकार ने दी है। ऐसे ये सोच रख के आप एग्जाम दोगे ना, तो यू विल एक्चुअली डू जस्टिस टू पीपल। और जस्टिस का सिंपल मतलब है गिविंग एवरी पर्सन देयर ड्यू, जो उसका हक है उसको मिले। वो कौन है, क्या है, किस जाति का है, धर्म का है, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। यू हैव टू गिव what the person deserves. Humanity is above everything. ये आपका ethics का एक वो है। और ethics का एग्जाम ना, ethics का पेपर एक्चुअल में आपको बहुत अच्छे स्कोर देता है। ethics essay and optional gives you a very good score. तो अपना एक टाइम टेबल बनाओ, ऑर्गेनाइज करो, चीज को मैनेज करो, देखो आप क्या कहाँ पे स्टैंड करते हो और कैसे आप आगे जा सकते हो। तो मतलब मेरी तरफ से मेरा इतना ही वो था। आप लोग अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग पूछें, मैं आई बी हैप्पी टू हेल्प आंसर देम। आपका कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना चाहे तो कोई भी। तो मैंने ऐसा बोल दिया कि किसी को डाउट ही नहीं है या मैंने एकदम बोर कर दिया जी। अच्छा, आपने यूपीएससी 2 बार दिया हुआ है, एचपीएससी आपने 2 बार दिया है, आपका ऑप्शनल था ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी में ओके ओके यार आप ज्योग्राफी में आप आर यू सेटिस्फाइड स्टडिंग ज्योग्राफी? आप मतलब आपको ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी आप 24 घंटे पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो, तो फिर कमी क्या है ज्योग्राफी में? तो उसमें ऑप्शनल की क्या कमी है? आपका शुरू से हिंदी मीडियम रहा है। ओके यार, अब इमीडिएटली अगर आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जंप करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी। आर यू रेडी टू फेस दोज प्रॉब्लम्स? हैं नहीं, मतलब आप जैसे अब इंग्लिश के लिए आप करोगे ट्राई, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू स्टडी इन इंग्लिश? लिख पाओगे पूरा? कि बहुत कम आए हिंदी में। आपने खुद एनालाइज क्या किया कि हिंदी की वजह से ही थी? ओके यार देखो, मैंने आपको सीधी सी बात बताई है, ऑप्शनल ऐसा होता है जिसको आप कभी भी पढ़ सकते हो, कितना मर्जी पढ़ सकते हो।
कितना मर्जी पढ़ सकते हो। मतलब मैंने अपना फिलॉसफी में बोलूँ ना, मतलब मुझे ना कभी बोर लगता नहीं था। मैं अगर किसी और टॉपिक से बोर हो गया ना तो मैं फिलॉसफी उठा के पढ़ना शुरू कर देता हूँ, ऐसे ही। नहीं, मेरा प्लान में था भी नहीं तब भी कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, चलो ये पढ़ता हूँ, इसमें इंटरेस्ट आता है। ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल ऐसा है, आप जितना मर्जी पढ़ो आप बोर नहीं होते, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप कोर तक पढ़ रहे हो, बट हिंदी इज अ बैरियर, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आपने हिंदी को एक्सप्रेस करते हुए आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, सबसे पहले ये प्रॉब्लम, पहले फीडबैक लो लोगों से। एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो हिंदी की। मैं ना जब कोचिंग की बात करो ना, कोचिंग करो ना करो दैट इज योर विश, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज एंड फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। मैंने काफी टेस्ट लिखे थे, और टेस्ट मेरे को बोलने में भी कोई हर्ज नहीं है कि टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट। जब तक कोई आपके एफर्ट को फीडबैक नहीं देता, आपको नहीं बताता कि आप कहाँ गलत हो कहाँ सही हो, आप एग्जाम में नहीं उसको इंप्लीमेंट कर पाते, एग्जाम नहीं लिख पाते। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि कई लोग, मैंने बोला यार, कई लोग ब्लेस्ड हैं, वो बिना उसके भी दे देते हैं, टॉप कर जाते हैं, आई डोंट नो, बट फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोशिश करो हिंदी से एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, है ना। कई ज्योग्राफी कई है यार, विजन वगैरह दिल्ली में बहुत हैं और ऑनलाइन है। यहाँ वो ना आपको पेपर भेजेंगे, आप प्रिंट निकालना, पेपर लिखना, 3 घंटे का टाइमर लगा के पेपर लिखो, उसको स्कैन करो, वापस भेज दो। 1 हफ्ते के अंदर वो आपको चेक करके देंगे। उसमें देखो कहाँ कहाँ कमियां है ना, उसमें देखो वो कहाँ कमियां निकाल रहे हैं कि आप में क्या क्या। यार एकदम से हिंदी से इंग्लिश जाना बहुत बड़ा एफर्ट है भाई। इतना आसान मत समझो कि आपने पूरी लैंग्वेज ही चेंज कर दिया, आप हिंदी में हो, इतना आपने एफर्ट दिया है, तो इतनी जल्दी हार मत मानो उस चीज के लिए। अभी आपका कब है, प्री कब है, जो HAS वाली, अब नेक्स्ट ईयर दोगे आप भाई, बहुत टाइम है यार। अभी से आपने तो ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट की हुई है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, विदाउट थिंकिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और जितने टेस्ट हो सकते हैं लिखो। अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करो, जैसे आप लिखते हो ना उस चीज को इंप्रूव करो, 100% रिजल्ट चेंज होगा, है ना। और जब आप ना थोड़े टेस्ट सीरीज देके मुझसे मिलने आना, अपना जो अभी नहीं 5-10 टेस्ट लिख लो, उसके बाद आप मुझसे आके मिलना, एक बार देखेंगे कि क्या एग्जाम में आपकी लिखने में क्या कमी आ रही है ना। मेरे भी कुछ ज्योग्राफी में है फ्रेंड्स, विल सी व्हाट बेस्ट कैन बी डन, है ना। बट फीडबैक से 100% आपका बहुत चेंज हो जाएगा। एग्जाम लिखो, टेस्ट सीरीज लिखो। आपने अभी तक बिना टेस्ट सीरीज के ऑप्शन लिख रहे थे, बहुत रिस्की है बॉस। टेस्ट सीरीज दो, फीडबैक लो लोगों का ना, फीडबैक लो। और अभी ऑप्शनल के लिए पढ़ लो, जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो दिसंबर के बाद से प्री की तैयारी शुरू करना आप फिर, है ना। और यूपीएससी भी दो यार पैरेलली, ऐसा मत समझो कि सिर्फ आप स्टेट के उस पे ही हो। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत फर्क नहीं है, एग्जाम में ज्यादा फर्क नहीं है। दो, अपना प्रिपरेशन को उस लेवल पे लेके जाओ जहां जहां कमी है ना। आपने एचपीएससी के लिए मान लो 10 पढ़ा है, यूपीएससी के लिए 20 चाहिए। अगर 10 आपका बहुत अच्छा है तो बाकी 10 आप टाइम में कवर कर सकते हो ना। तो अपनी प्लान ऐसे करो कि आपका दोनों एग्जाम आप दे पाओ, है ना। यूपीएससी का सिलेबस उठाओ और वो उठाओ क्वेश्चन पेपर्स, एंड एम फॉर दी स्टार्स, देन यू विल रीच दी रूफ टॉप, है ना। तो इसको इंप्लीमेंट करो, फिर देखते हैं क्या होता है।